हेलो गाइस। हमारा जो स्टेट पीसीएस का जो क्रैश टाइप का एक कोर्स चल रहा है उसमें हमारी पहली वीडियो जा चुकी है ट्राइबल इश्यूज़ की। ठीक है। ये तो जान ही गए होंगे आप वीडियो को देखकर कि जिन्होंने सिलेबस ख़त्म कर रखा है, एक बार एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हुई है, वो तो आराम से समझ पाए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग चिंता ना करिए। ठीक है, ये प्रोग्राम चलने दीजिए धीरे धीरे। ठीक है। और आप लोग जो हैं जो पूरी तरीके से सिलेबस ख़त्म करेंगे उनके लिए हम एग्जॉस्टिव वे में पूरा ख़त्म करेंगे। एक एक चीज़ हम पढ़ाएंगे। ठीक है। और बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके। तो ये स्टेट पीसीएस वाले उनका एग्ज़ाम है। ठीक है। उनको ये कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। उसी के लिए थोड़ा सा करा रहे हैं हम। और ये भी हम पूरा नहीं करा पाएंगे कि जान ही रहे हैं, हम लोग बस वो एरिया टच करेंगे जहाँ से स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को टैकल करा जा सकता है। और ऑब्वियसली बात है कि वो स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा घुमाते नहीं हैं, वो डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है। ठीक है। उनका आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी देख लीजिए, मतलब हंसेंगे आप। और अपना यूपीएससी का देख लीजिए। यूपीएससी में जहाँ आपको 120 आवर्स तक डिवोट करना पड़ेगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। यहाँ पर आपको अगर 15-20 घंटे का एक छोटा सा लेक्चर भी हो जाएगा ना, तब आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी नहीं पड़ जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? आप पेपर देखिए स्टेट पीसीएस के, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। ठीक है। यहाँ पे जो है ना यूपीएससी वाला जो फोकस करता है, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है, और ये लोग डायरेक्ट हिट करते हैं क्वेश्चंस को, जो स्टेट पीसीएस वाले हैं। तो काफ़ी डिफरेंस रहता है। ठीक है। अब इसको कराना तो बहुत आसान हो जाता है, पर इसको कराने के लिए आपका पूरा माइंड खोलना पड़ता है। ठीक है। जैसे आपका थॉट में मैंने माइंड खोला है पूरी तरीके से। ठीक है। वो लेवल अभी यहाँ पे नहीं होगा जो यूपी पीसीएस और इस बिहार पीसीएस के क्वेश्चन हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्राइबल इश्यूज़ का फर्स्ट पार्ट दे चुके हैं, ये ट्राइबल इश्यूज़ का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे यूथ डॉर्मेट्री से। देखो, यूथ डॉर्मेट्री का जो कल्चर है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है। और काफ़ी हद तक हो भी चुका है। यूथ डॉर्मेट्री एक कल्चर हुआ करता था ट्राइबल सोसाइटीज़ में, जिसमें ट्राइबल सोसाइटीज़ अपने पर्टिकुलर एरिया जहाँ उनकी एस्टेब्लिशमेंट है उससे कुछ दूर जाके एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट बनाती है वो पूरी सोसाइटी। और वो जो एस्टेब्लिशमेंट होता है यूथ डॉर्मेट्री, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं, ठीक है, या फिर जो एडोलेसेंट एज में जो लड़के लड़कियाँ हैं, वो वहाँ पे अपने कल्चर्स को लेकर एनकल्चर्ड होते हैं। ठीक है। अपने समाज के बारे में जानते हैं, अपनी फॉल्कलोर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। और इनको ट्रेन कौन करता है? इनके सीनियर्स। समझो कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने नीचे वालों को सोशलाइज करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस प्रोसेस में वो अपने पूरे कल्चर से रिलेटेड सारी बातें बताते हैं, और पूरे ये यूथ डॉर्मेट्री का जो सिस्टम है उसको समाज के बड़े लोग इंस्पेक्ट करते हैं, और ये काफ़ी जनरेशन से चला आ रहा था। तो डाउन द जनरेशन, अक्रॉस द एजेस, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, यूथ डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट इन ट्राइबल सोसाइटीज में रहा है। अब देखो, यूथ डॉर्मेट्री को भी अब इस तरीके से देखिए, ये भी एक पैरेलल कल्चर है, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ये डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट सोसाइटीज, उन्होंने सेम तरह का पैटर्न का वो बनाया है, इंस्टीट्यूशन बनाया है। ठीक है। यूथ डॉर्मेट्री एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज अवेलेबल इन ऑल द मेजर सोसाइटीज। ठीक है। एटलीस्ट इन इंडिया। ठीक है। और उनका जो काम है भले ही वो डिफर करता है जगह जगह। जैसे सपोज करो, यूथ डॉर्मेट्री के फंक्शंस एक पर्टिकुलर समाज के लिए अलग है, दूसरे समाज के लिए अलग है, पर ये जो फॉर्म है इंस्टीट्यूशन का, ये हर एक समाज में पाया जा रहा है। यही तो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म वाला। ठीक है। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हर एक सोसाइटी ने बनाया ना अपनी इकोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये जो यूथ डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये भी हर एक सोसाइटी ने बनाया अपने सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट करने के लिए। वाई? देखो, सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी अपनी सोशल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, अपने सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, अपनी सोशल रिप्रेजेंटेशन को रीइंफोर्स करना चाहती है, ताकि सोसाइटी आगे तक कंटिन्यू रहे, उसके जो सोशल बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। वो कब रहेंगे? वो तब रहेंगे जब स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सोशलाइजेशन होगा मेंबर्स का। ठीक है। सोसाइटी के मेंबर्स अपने कल्चर्स के बारे में जान पाएंगे। तो वो यूथ डॉर्मेट्री एक कल्चरल और सोशो कल्चर इंस्टीट्यूशन बनाया गया इन सोसाइटी में विद दिस मोटिव। ठीक है। तो काफ़ी सोसाइटीज़ में है, जैसे मैं बात करता हूँ गोटुल, गोटुल मारिया गुंड में है, माले पहाड़िया में भी कुछ है, ओराव में भी कुछ है, मुंडा में भी कुछ है, हो में भी कुछ है, जुआंग में भी कुछ है, कोनियाक नागा में भी कुछ है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट ट्राइबल्स में अपना अपना यूथ डॉर्मेट्री का इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। और जिसका काम आपको समझ में आ गया। देखिए, इसमें तरह तरह का वे ऑफ सोशलाइजेशन है। ठीक है। और एक वे ऑफ सोशलाइजेशन और एक वे ऑफ कल्चरल फॉर्म इसमें सेक्स भी है।
ठीक है। अब इसमें किस तरह का फ्रीडम अवेलेबल है, इसमें जो है जो मेंबर्स हैं वो आपस में सेक्स करना भी उनको अलाउड है, ठीक है। दे कैन चूज दियर सेक्स पार्टनर्स, ठीक है। और ये भी जो सेक्स करना ये भी जो है यूथ डॉर्मेट्री में सोशलाइजेशन का वे है, ठीक है। अब इस कल्चर को देखिए, यूथ डॉर्मेट्री में ये प्रैक्टिस हो रहा है, और आपका समाज जो हिंदू समाज है, ठीक है, और जो और भी काफी सारे समाज हैं, डोमिनेंट समाज हैं, वो किस तरीके से देखेंगे, वो किस तरह से देखेंगे कि ये जो कल्चर है, देखो इस समाज में तो प्री मैरिटल सेक्स जो है टैबू है, पर इस समाज में ये जो मारिया गोंड माले पहाड़िया है, इसमें प्री मैरिटल सेक्स जो है प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ये लोग इस कल्चर को तुच्छ देखेंगे, तो इनका इथनोसेंट्रिक बाइस अपने कल्चर को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यही तो ये तो हिंदू वे ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन होता है। जब आप इस कल्चर को अपने पूरी तरह से हावी हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो इस कल्चर को ये पूरा आप कोशिश करेंगे कि ये जो कल्चर फॉर्म है यूथ डॉर्मेट्री का खत्म हो जाए, ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी आया, क्रिश्चियनिटी ने भी इसको अपोज किया कि भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। पर ये जो कल्चरल फॉर्म्स है ना, ये इनकी अपनी कल्चरल नीड थी सोसाइटी के लिए, ठीक है। पर ये इंस्टीट्यूशन डिसइंटीग्रेट होता चला जा रहा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज में। यूथ डॉर्मेट्री का टूट जाना ये बताता है कि इन सोसाइटीज का सोशल स्ट्रक्चर, यूथ डॉर्मेट्री का टूट जाना ये बताता है कि इन सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर वीक पड़ेगा, और ये वीक पड़ा, जिसकी वजह से ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं अपनी आइडेंटिटी को काफी ज्यादा हद तक लूज कर पाई और कर रही हैं। इतना समझ में आ रहा है? यूथ डॉर्मेट्री आज बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में है। जब आप मैं भी भारत की सीरीज देखेंगे तो भाई वो श्याम सुंदर जो हैं वो आपको दिखाएंगे यूथ डॉर्मेट्री, मुरोंग दिखाएंगे, मुरोंग देखना, नागा साइड में मुरोंग दिखाएंगे, वहां पे आपको पता लगेगा कि यूथ डॉर्मेट्री कल्चर था क्या, ठीक है। केवल सेक्स ही यूथ डॉर्मेट्री में प्रेवलेंट नहीं था, काफी सारी चीजें, वेज ऑफ सोशलाइजेशन था, जिससे उनकी सोसाइटी इंटीग्रेटेड रहती थी, ठीक है। उनके समाज के जो बच्चे हैं वो एक्चुअल मेंबर ऑफ सोसाइटीज बनते हैं, ठीक है, तभी तो वो उस जो कल्चर को उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, जो एक वे ऑफ लाइफ है, उसके बारे में इन यूथ डॉर्मेट्री में सिखाया गया, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो आप इस पूरे मेथड को देखिए, यूथ डॉर्मेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह का एजुकेशन है, ठीक है। भले इनफॉर्मल वे में है पर एक तरह का एजुकेशन है। एक पर्टिकुलर समाज जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मान रहा है, जो ट्राइबल सोसाइटी है, वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मान रहा है। वैसे कब तक वो सेल्फ सफिशिएंट मानेगा? जब तक मोनेटाइज इकोनॉमी में वो अपने आप को एंटर नहीं पाएगा, ठीक है। जब तक उसके पास मोनेटाइज इकोनॉमी उस पर हावी नहीं होती है तो वो समाज सेल्फ सफिशिएंट है। तो वो सेल्फ सफिशिएंट समाज अपने फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन को ही अपने समाज में एजुकेशन मानेगा, ठीक है। उसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू मैटर नहीं करेंगे, उसके समाज के जो ब्रेव लोग हैं वो मैटर करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही चीज है। तो देखो कई सालों तक ऐसा रहा है कि ट्राइबल सोसाइटीज को पता ही नहीं है कि वो भारत में रह रहे हैं, ठीक है। वो तो जब ये इतने डिफ्यूजनिस्ट इवोल्यूशनिस्ट फोर्स आए, ठीक है, इन सोसाइटीज के अंदर लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया, डिस्प्लेस हुए, तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि दैट किस नेशन में वो रह रहे हैं, ठीक है। तब उन्होंने अपने आप को इंडिया से रिलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और ये तभी हो पाया जब इनका सोशल स्ट्रक्चर वीक हुआ है, ठीक है। और ये डाउन द एजेस बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। तो यूथ डॉर्मेट्री एक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है? चलो मैं पढ़ता हूं। यूथ डॉर्मेट्री इज अ क्लब ऑफ अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स एट द आउटस्कर्ट ऑफ मेन ट्राइबल विलेज विच इज नोन डिफरेंटली इन डिफरेंट ट्राइबल्स, ठीक है। जैसे मारिया गोंड में गोटुल होता है, ठीक है, माले पहाड़िया में कोडागा होता है, कोडाडा, KODADA लिख लो इसे। माले पहाड़िया में कोडाडा होता है, मारिया गोंड में गोतुल होता है, ओराव में धुमकुरिया होता है, धुमकुरिया, ठीक है। मुंडा और हो इनमें एक ही बोलते हैं, गिटियोरो, GITIORO, गिटियोरो, ठीक है। जुआंग में इसे बोलते हैं मजांग, और कोनियक नागा में बोलते हैं इसे मुरोंग, जैसे मैंने बताया। यही मुरोंग दिखाया है उसने भाई ने, अपने श्याम सुंदर भाई ने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो ये फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है, नाम अलग है, कल्चरल पैटर्न्स भी अलग हो सकते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन में सोसाइटी के अकॉर्डिंग कल्चर्स अलग अलग होंगे, पर ये जो सिमिलर पैटर्न है, जो कल्चर का ये जो पैटर्न है, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। ये इंस्टीट्यूशन हर एक सोसाइटी में है, भले ही नाम कुछ और हो। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हर एक ट्राइबल सोसाइटी में पाया जा रहा है, पर नाम अलग था ना। क्या क्या नाम बताया था, याद करो, बताओ नाम बताओ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से बोलते हैं झूम की खेती, माले पहाड़िया में खल्लू बोलते हैं, कोरवा में बियोरा बोलते हैं, बाइगा में कोरमन बोलते हैं, जुआंग ऑफ उड़ीसा वाले पोडू खेती बोलते हैं, कोंडारेटी वाले पोडू खेती बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरह का था।
तो इसी तरीके से मारिया गोंड में गोतुल बोलते हैं, माले पहाड़िया में कोडाडा बोलते हैं यूथ डॉर्मेट्री को, ओराव में धुमकुरिया बोलते हैं, मुंडा में गिटियोरो बोलते हैं, हो में गिटियोरो बोलते हैं, जुआंग में मजांग बोलते हैं और कोन्याक नागा में मुरोंग बोलते हैं। जब आपका आंसर आएगा यूथ डॉर्मेट्री में 3 या 4 लिख देना और जो मैंने बताया वो लिख देना। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड अगर डालना चाहे डाल सकते हैं। ये किस तरीके से यूथ डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट बना है, ठीक है। देखो कोई भी सोशल चेंज आएगा समाज में, अगर आप दिखाएंगे ना यूथ डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो ये आप कैसे दिखाएंगे बताइए? ये आप दिखाएंगे इवोल्यूशनिस्ट और डिफ्यूजनिस्ट फोर्सेस की टेंडेंसीज की वजह से, ठीक है। यही आप इसी तरीके से आप शो करेंगे। इतना क्लियर हुआ? अगर आप ये चीज शो नहीं करेंगे आंसर में तो वो मजा नहीं आएगा, तो वो थॉट का एप्लीकेशन नहीं होगा। तो अगर आपका थॉट का एप्लीकेशन लगाना है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डॉर्मेट्री? डॉर्मेट्री के फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह वो काम करता है, ठीक है। अपने समाज के लोगों को वो एजुकेट करता है। दूसरा सोशल लेवल पे उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, सोशल लेवल पे फंक्शंस होते हैं बताऊंगा, कल्चरल लेवल्स पे फंक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे भी फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये 3-4 फंक्शंस हैं, ठीक है। और हम क्या बता सकते हैं, ठीक है, एज अ सेंटर ऑफ कोऑपरेशन भी है, ये यूथ पावर को सिग्निफाई करता है, ठीक है। देखो जो मैंने आपको ये बताया ना, सोशल लेवल, कल्चरल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, ये यूथ डॉर्मेट्री के फंक्शंस हैं। ये किसके डायमेंशंस है? ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डायमेंशंस हैं कि अगर समाज में एजुकेशन जाएगी इस फॉर्म में, यूथ डॉर्मेट्री के फॉर्म में, तो अलग अलग डायमेंशंस में जो ट्राइबल्स हैं उनको फायदा होगा, वो मैं बताऊंगा अभी। तो एज अ सेंटर ऑफ कोऑपरेशन भी है, यूथ पावर को सिग्निफाई करेगा, सेंटर ऑफ रिक्रिएशन भी है, एंटरटेनमेंट की जगह भी है। इस तरह से समझिए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो पहला हमने पढ़ना है, अब सुनिए ध्यान से। इन यूथ डॉर्मेट्री ट्राइबल चिल्ड्रन लर्न अबाउट दियर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यूथ डॉर्मेट्री में जो ट्राइबल बच्चे हैं वो क्या सीखते हैं? अपने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल लाइफ के बारे में सीखते हैं। while their senior boys and girls who serve them as a teacher for them, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब जो यूथ डॉर्मेट्री में छोटे बच्चे हैं उनको कौन पढ़ाएगा? उस समाज में जो सीनियर बच्चे हैं जिनको पहले उनके सीनियर ने पढ़ाया था। देखो यूथ डॉर्मेट्री जो मोटा मोटा पढ़ के लगा कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो यूथ डॉर्मेट्री में इस प्रोसेस में गुजरेगा, लेकिन जब वो शादी हो जाएगी तो वो यूथ डॉर्मेट्री का मेंबर नहीं रहेगा, वो टीचर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? जो सबसे सीनियर होगा जब उसकी शादी होगी तो यूथ डॉर्मेट्री छोड़ देगा। तो यूथ डॉर्मेट्री मोटे मोटे तौर पे केवल और केवल अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स का अड्डा होगा। मैरिड हो गए तो आप नॉट अ मेंबर ऑफ यूथ डॉर्मेट्री, तो आपको अलाउड नहीं होगा कि आप अपने जो जूनियर से उनको सोशलाइज कर सके, उनको एजुकेट कर सके। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये समझ में आया कि अपने जूनियर्स को क्या पढ़ाना है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी ट्राइबल लाइफ के बारे में, अपने कल्चर्स के बारे में। अब सोशल लेवल पे वो किस तरह से काम करता है, ध्यान सुनिए। अब सुनिए ध्यान से। चिल्ड्रन लर्न सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन। जो ट्राइबल बच्चे हैं वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन सीखेंगे और कोऑपरेशन सीखेंगे, ठीक है। देखो जो ट्राइबल समाज है उसमें कलेक्टिविज्म की भावना सबसे ऊपर होती है, ठीक है। अब इस कलेक्टिविज्म की भावना को प्रीच करना है, इनका वैल्यू सिस्टम बनाना है, तभी तो इनकी पर्सनैलिटी बनेगी। मार्गरेट मीड क्या बोलती थी? मार्गरेट मीड ने कॉन्सेप्ट दिया था CSP का, ठीक है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी का सेम कल्चर है तो सेम वैल्यू सिस्टम है, सेम वैल्यू सिस्टम है तो सेम वे ऑफ सोशलाइजेशन होगा, सेम वे ऑफ सोशलाइजेशन है तो कॉमन पर्सनैलिटी निकल के आएगी, ग्रुप पर्सनैलिटी से बोलते हैं। तो यही चीज है, अगर आपको कॉमन ग्रुप पर्सनैलिटी चाहिए बनानी है एक समाज में एक कॉमन ग्रुप पर्सनैलिटी बनानी है तो आपको एक सिंगल इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा जो एक सिंगल वे में सोशलाइजेशन कर रहा होगा, और वो सोशलाइजेशन जो है एक वैल्यू सिस्टम पर आधारित होगा जो समाज के कल्चर्स बनाएंगे, ठीक है। और एक पर्टिकुलर समाज का कल्चर जो है जो बनाता है उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो प्रीच करने की जिम्मेदारी ही यूथ डॉर्मेट्री पे होती है। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया होगा, तब बच्चों में जो ग्रुप पर्सनैलिटी है वो निकल के आती है। तभी तो इतना मुश्किल होता है जो समाज जो बन जाता है ट्राइबल सोसाइटीज, ठीक है। कितना भी लोग लुहावन बात होता है, मतलब कितनी भी मोनेटाइज इकोनॉमी एंटर करती है, पर समय लगता है टूटने में, क्योंकि उनकी ग्रुप पर्सनैलिटी उस वे में मोल्ड होती है। अब ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है, ये इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है, इसका ये मतलब है वे ऑफ सोशलाइजेशन खत्म हो रहा है। तो अब डिफरेंट वेज ऑफ सोशलाइजेशन है, इतने डिफ्यूशनिस्ट और इवोल्यूशनिस्ट फोर्सेस एंटर कर जाएंगे समाज में, जिसकी वजह से जो समाज के लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप पर्सनैलिटी एक ये है तो अलग अलग पर्सनैलिटी के फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे समाज का सोशल स्ट्रक्चर वीक कर जाएगा, ठीक है। समाज को अगर एकत्रित रखना है तो कॉमन ग्रुप पर्सनैलिटी होनी बहुत जरूरी है, इतना समझ में आया। और वो एक सिंगल वे ऑफ कॉमन वे ऑफ सोशलाइजेशन से आती है, क्योंकि आपके समाज के कल्चर्स एक हैं, आपके समाज का वैल्यू सिस्टम एक है,
तो यूथ डॉर्मेट्री वो फैसिलिटेट कर रहा था। ये चीज आपको आंसर में डालनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, एट सोशल लेवल चिल्ड्रन लर्न सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन विच आर कार्डिनल फीचर्स ऑफ सोशल लाइफ इन डॉर्मेट्री। ठीक है भाई, डिसिप्लिन सिखा रहा है, कोऑपरेशन सिखा रहा है। इन डॉर्मेट्री चिल्ड्रन लर्न टू ओबे दियर एल्डर्स। डॉर्मेट्री में बच्चे को सिखाया जाता है कि अपने एल्डर्स को ओबे करिए। सेंस ऑफ डिसिप्लिन की भावना आती है। एंड सेकेंडरी दे डू ऑल वर्क ऑफ डॉर्मेट्री, लाइक डॉर्मेट्री का सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाना, ठीक है, क्लीनिंग करना, अपने डॉर्मेट्री को सुंदर बनाना, ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कल्चरल लेवल्स पे किस तरह से काम करते हैं। जैसे कोडाडा, बताओ कोडाडा कहां पर है? माले पहाड़िया में। माले पहाड़िया खल्लू खेती, याद है? तो माले पहाड़िया को तो आप सब याद कर लीजिए। माले पहाड़िया बताओ क्या है? खल्लू की खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कोडाडा यूथ डॉर्मेट्री है, ठीक है, और उसका जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूँ, याद हो गया होगा आप लोगों को, मांझी। मांझी, ठीक है, और मांझी बोलते हैं। और जब हार्वेस्टिंग होती है तो बंदना फेस्टिवल मनाते हैं लोग। इतना क्लियर है? और वो ही अपना ट्राइबल मोड ऑफ माइग्रेशन भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए, अब कल्चरल लेवल पे इन कोडागा द मालेज चिल्ड्रन लर्न अबाउट कल्चर। कोडाडा में जो माले चिल्ड्रंस हैं वो अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे, क्योंकि सोशलाइजेशन का वे है ना ये यूथ डॉर्मेट्री। कस्टम्स के बारे में सीखेंगे, ट्रेडिशन के बारे में सीखेंगे, अपने गोसाइन के बारे में जानेंगे थ्रू इनफॉर्मल चिट चैट। बिल्कुल चिट चैट होगी, बच्चे आपस में बैठेंगे, बात कर रहे हैं। दे लर्न अबाउट विच डाइटीज वर्शिप ऑन विच ओकेजन। बंदना फेस्टिवल कैसे मनाना है, कैसे डांस करना है, सब वहीं सीखेंगे लोग। एंड विच फॉर्म ऑफ डांसेस परफॉर्म। ठीक है, तो कल्चरल लेवल्स पे जो कल्चर्स हैं उनकी नॉलेज दी जाती है अपने उनके सीनियर्स के द्वारा। अगर ये इंस्टीट्यूशन ही नहीं होगा तो ये नॉलेज कैसे प्रीच डाउन होगी? ठीक है, अगर आपको सोशलाइजेशन को कॉमन रखना है तो आपको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा। अगर सोशलाइजेशन बिखर जाएगा तो समाज का सोशल स्ट्रक्चर बिखरेगा, क्योंकि सोसाइटी अपने कल्चर्स के जरिए अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो कल्चर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके बदलेंगे सोशलाइजेशन के जरिए तो सोसाइटी का जो कल्चर्स है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, मल्टी वेरिड हो जाएगा। हर इंसान अलग तरह के कल्चर्स को पीच करेगा, जिसके चक्कर में वो समाज का सोशल स्ट्रक्चर बिखरना स्टार्ट हो जाएगा, समाज बिखरना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कॉमन मोड ऑफ इंस्टीट्यूशन हमें चाहिए था। तो इन कोडाडा समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक लेवल पे किस तरह से काम करेंगे। तो समाज में यूथ डॉर्मेट्री जो है ना एक एनजीओ की तरह काम करती है, जितना मुझे लगा सोसाइटीज में, मतलब कुछ भी काम करवाना है सोसाइटी में तो यूथ डॉर्मेट्री के लड़के लड़कियों को बुलाते हैं और काम करवाते हैं उनसे। ठीक है, चलो अब ध्यान सुनो। इन द डॉर्मेट्री चिल्ड्रन लर्न अबाउट टेक्निक्स ऑफ हंटिंग। इसके अंदर हंटिंग की टेक्निक सुनते हैं। एट द ट्यून ऑफ ड्रम बीटिंग, मतलब कितने ड्रम बीट करेंगे। जैसे इन लोगों का पूरा कल्चर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब जंगलों में आदिवासी होते हैं वो अलग अलग तरह की वॉइस निकालते हैं, हो ही, इस तरह की वॉइस निकालते हैं ना जंगलों में। तो आप खुद सोचोगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह की ट्यूनिंग्स होती है उनकी। वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को बुलाते हैं, मतलब ज्यादा खतरा है तो इस तरह की आवाज निकालनी है, ठीक है, या फिर शेर आ गया तो इस तरह की आवाज निकालनी है, कोई आउटसाइडर दिख गया तो इस तरह की आवाज निकालनी है। तो इस तरह के कल्चर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये सिखाया जाता है इसके अंदर, क्या कहते हैं, यूथ डॉर्मेट्री के अंदर। ठीक है, ये कॉमन वे है। ठीक है, अगर ये यहां नहीं सिखाया जाएगा, ये अलग अलग घरों में सिखाया जाएगा या इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज में बिखर के सिखाया जाएगा, तो ये चीजें जो हैं वेरी करना स्टार्ट कर जाएंगी। तो समाज ग्रुप में कैसे रहेगा, ग्रुप पैटर्न समाज का कैसे दिखेगा, इतना समझ में आ रहा है? तो यही चीज सिखाई जाती है यूथ डॉर्मेट्री में। इतना क्लियर हुआ? तो कितने ड्रम बजेंगे, कौन सी आवाज निकालनी है, कब अटैक करना है, ठीक है, और जब ये लोग खुश होते हैं तो किस तरह की आवाज निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। दे ऑल लर्न ऑल दीज थिंग्स एट अ ड्रम बीटिंग ट्यून। ठीक है, ऑडियो विजुअल टेक्टिक्स के हिसाब से ये है सब। तो अगर हंटिंग करेंगे, इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ अगर उनकी हंटिंग है तो वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे उस कल्चर में, ये उस कल्चर को सिखाया जाता है ताकि उनकी जो हंटिंग है उसको ईज डाउन करा जा सके। देखो, हंटिंग जो है वो कलेक्टिविज्म पे बात करती है। ठीक है, अगर कलेक्टिव है तो आप हंट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा है तो आप हंट कर पाएंगे। तो ये कलेक्टिविज्म कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट ही यूथ डॉर्मेट्री करता है। तो उनकी इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ इस तरह से एक्सप्रेस होगी। तो अब आगे बढ़ता हूं। इन द डॉर्मेट्री चिल्ड्रन लर्न अबाउट टेक्निक ऑफ हंटिंग एट द ट्यून ऑफ ड्रम बीटिंग। कितने ड्रम पीटने पे क्या होगा। व्हेन टू सराउंड द हंट एनिमल, आपको कब हंट एनिमल को सराउंड करना है। व्हेन टू अटैक, कब अटैक करना है, कब पीछे हटना है। व्हेन टू रिट्रीट। दे ऑल लर्न ऑल दीज थिंग्स एट अ ड्रम बीटिंग ट्यून। अपने ऑडियो विजुअल टैक्टिक्स से ये सीखेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब पॉलिटिकल लेवल पे देखो, समाज में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर एक बड़ा हेडमैन होगा, ठीक है, जो समाज के रूल्स को रेगुलेट करवाएगा। ठीक है, और उसको ये करने से समाज जो है एकत्रित रहता है।
समाज के लोग अगर किसी पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करेंगे तो उनका सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। अगर वो उस चीज को नहीं मानेंगे तो उनका सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रूल्स होते हैं इनको प्रीच करा जाता है इसमें यूथ डॉर्मेट्री में, ठीक है। अगर आप रूल्स को प्रीच नहीं करेंगे तो समाज के लोग वो रूल्स को मानेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या रूल है क्या नहीं है। और जिसको रेगुलेट अगर हेडमैन कर रहा है, बिना रूल्स के लिए हेडमैन कैसे रेगुलेट कर पाएगा। तो यही चीज इसमें सिखाई जाती है। और क्या समझते हैं, सुनो ध्यान से। इन डॉर्मेट्री चिल्ड्रन लर्न हाउ द विलेज हेडमैन एंड एल्डर्स ऑफ द विलेज काउंसिल सेटल द डिस्प्यूट। तो उसमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से हेडमैन हो गया, एल्डर्स हो गया, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो किस तरीके से वो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। वो उनका अपना अपना अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से मैकेनिज्म है। याद रखना, एक कॉमन वे ऑफ मैकेनिज्म नहीं है, ये कल्चर है पॉलिटिकल लेवल पे। जो यूथ डॉर्मेट्री में चिल्ड्रन लर्न करता है कि किस तरीके से विलेज हेडमैन और एल्डर्स जो हैं गांव के विलेज काउंसिल के, वो सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स को। हाउ ओथ एंड ऑर्डियल्स आर यूज्ड, ओथ और ऑर्डियल्स किस तरीके से ली जाती हैं टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्राइम, और हाउ पनिशमेंट इज गिवन। ये भी सिखाया जाता है कि किस क्राइम्स के लिए किस तरह का पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि हमारे समाज में कौन सा क्राइम किस पनिशमेंट को दिलवा सकता है, तो वो बच्चों जो है तो उनमें डेटरेंस नहीं आएगा। तो समाज के एक्चुअल मेंबर्स जब वो बनेंगे तो वो बिना डेटरेंस की भावना से बनेंगे और हो सकता है ज्यादा क्राइम कर दें, ठीक है। अगर अभी उनको सोशलाइज करा जाएगा, जैसे अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, आपको पता है ना कि किस प्रकार के क्राइम के लोगों को किस तरह की चीजें का पनिशमेंट मिलता है सरकार। सीआरपीसी जो है 1973 हो गया, आईपीसी हो गया, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर क्राइम में इतनी सजा मोटी मोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये डेटरेंस है समाज में। तो इस तरीके से इनकी सोसाइटी में भी क्राइम्स बच्चा कर जाता है आगे बड़े होके, तो किस तरह का पनिशमेंट मिल सकता है, समाज निकल सकता है, ठीक है। वैसे इनके जो पनिशमेंट है काफी खतरनाक भी होते हैं, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों है, देखो डीएन मजुमदार ये बोलते थे, ध्यान से सुनो, डीएन मजुमदार ने ये बोला था कि वी कैन नॉट लीव द ट्राइबल्स इन द नेम ऑफ दियर कल्चर्स, ठीक है। अगर कल्चर खतरनाक है तो उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोन्याक नागा का कल्चर था हेड हंटिंग का, ठीक है। उसमें कोन्याक नागा में ये बोला गया था कि जो इंसान सबसे ज्यादा इंसानी सर काट के लेके आएगा वो उतना ज्यादा ब्रेव है। तो कोई 10 काट के ला रहा है, कोई 20 काट के ला रहा है, कोई 100 काट के ला रहा है, तो ये तो बहुत खतरनाक है ना। इससे समाज में और डिफरेंट समाजों में कंफ्लिक्ट बढ़ेगा, ठीक है। आप तो क्राइम कर रहे हो, सीधे सीधे ह्यूमैनिटी का क्राइम कर रहे हो, तो ये गलत कल्चर है। तो डीएन मजुमदार ने बोला था इस तरह के कल्चर को खत्म कर दो, ठीक है। ये कल्चर्स को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, पर और जो कल्चर्स हैं जिससे समाज इंटीग्रेटेड है उसको चलने दो, ठीक है। ये चीज है। तो डीएन मजुमदार जैसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोई चीज बोल देता है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक रीजन मिल जाता है एक्शन करने के लिए। तो यही चीज है, बात समझ में आ रही है। तो इतना ही समझ में आया। तो इन डॉर्मेट्री चिल्ड्रन लर्न हाउ द विलेज हेडमैन एंड एल्डर्स ऑफ द विलेज काउंसिल सेटल द डिस्प्यूट, हाउ ओथ एंड ऑर्डियल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्राइम एंड हाउ पनिशमेंट इज गिवन। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। एज अ सेंटर ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का सेंटर है, यूथ पावर को सिग्निफाई करता है यूथ डॉर्मेट्री। अब पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। डॉर्मेट्री इंक्लूड्स अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, हु एक्चुअली रिप्रेजेंट यूथफुल एनर्जी, ठीक है, सबसे यूथफुल एनर्जी दिखाएंगे। वेदर एनी वर्क ऑफ इंटेंस लेबर सच एज बिल्डिंग अ विलेज रोड, ठीक है, सड़क बनानी है। अ सेक्टर डॉर्मेट्रीज बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्म सच टास्क, ठीक है, सड़क बनानी है तो डॉर्मेट्री के बॉयज एंड गर्ल्स को लाया जा सकता है। अब सरकार इसमें किस तरह से फैसिलिटेट कर सकती है, सरकार डॉर्मेट्री का इस्तेमाल कर सकती है मनरेगा स्कीम में इंटीग्रेट करके, ठीक है। मनरेगा का काम कराना है तो यूथ डॉर्मेट्री के सारे बॉयज एंड गर्ल्स को आप कार्ड दे सकते हो मनरेगा का। पर आज तो ये यूथ डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अगर समाज अपने इस यूथ डॉर्मेट्री कॉन्सेप्ट को दोबारा खड़ा करते हैं तो यूथ डॉर्मेट्री की इस्तेमाल से, इस मदद से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस समाज में काफी सारा चीजों को प्रीच कर सकता है और उनके कल्चर को रिस्पेक्ट देते हुए काफी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को उस कल्चर में पेनिट्रेट करा सकता है, जिससे उस समाज के जो प्रेवलेंट इश्यूज है, प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करा जा सकता है। जैसे किस तरह से कर सकते हैं, अब एजुकेशन फैलानी है, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन, तो फिर उनके एनएमएस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मॉडर्न एजुकेशन को फैला सकते हैं यूथ डॉर्मेट्री के जरिए, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज, आंगनवाड़ी सेंटर्स बनवाने तो यूथ डॉर्मेट्री से अटैच करके आप बनवा सकते हैं, ठीक है। यूथ डॉर्मेट्री की जो वर्क फोर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, क्योंकि देखो यूथ डॉर्मेट्री में लोग कौन है, यूथफुल हैं, यूथ लोग हैं, ठीक है। उनकी मदद से आप उनके समाज में जो कुरीतियां हैं उनको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई इम्यूनाइजेशन की ड्राइव चलवानी है तो आप यूथ डॉर्मेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो इंस्टीट्यूशन जिंदा रहना चाहिए। आज जो है डोमिनेशन की वजह से, हिंदू मोड ऑफ डोमिनेशन जो है और जो कल्चरल डोमिनेशंस हैं, जो दूसरे कल्चर्स डोमिनेट कर जाते हैं सोसाइटी में, तो इस तरह के कल्चर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब हम इस बात पे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि वहां पे जो सेक्स है वो सही है या गलत है, ठीक है। हमको इन कल्चर्स की रेलिवेंस पे क्वेश्चन करना है, इनके एग्जिस्टेंस पे नहीं। यही एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। चलिए, डॉर्मेट्री इंक्लूड्स अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स हु एक्चुअली रिप्रेजेंट यूथफुल एनर्जी
वेदर एनी वर्क ऑफ इंटेंसिव लेबर सच एज बिल्डिंग अ विलेज रोड एक्सेट्रा। डॉर्मेट्री के बॉयज एंड गर्ल्स हैं इस काम को करते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब ओराव की बात कर रहा हूं। ओराव में धुमकुरिया होता है, धुमकुरिया, ठीक है। ड्यूरिंग पैडी ट्रांसप्लांटेशन, देखो पैडी की खेती कब करते हैं? चावल की खेती, जब बारिश आती है मानसून, वही 4 महीने ये लोग खेती बाड़ी करते हैं, बाकी 8 महीने लगभग इनका ट्राइबल का सर्कुलर माइग्रेशन रहता है। जितनी भी मोटी मोटी सेंट्रल इंडिया की जो ट्राइबल बेल्ट है, ठीक है, या फिर छोटा नागपुर की प्लेट है, वो माइग्रेट कब करती है? वो माइग्रेट करती है जो बचे हुए 8 महीने होते हैं उसके बीच में माइग्रेट करती है। अब देखो इसको कैसे देखेंगे, मैं अभी तुम्हें बिल्कुल रिसेंट समझाता हूँ। मैंने तुमसे कल बोला था कि जो ये है अपना जो रिवर्स माइग्रेशन है उसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल्स लोग थे। तो एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल्स थे। अब इसको इस तरीके से समझिए, जब ये लॉकडाउन लगा, ये कब था? ये मार्च में लगा, ठीक है। और ट्राइबल लोग खेती कब करते हैं? ट्राइबल लोग खेती करते हैं हमारा जून से लेकर स्टार्ट करते हैं, जब बारिश होनी स्टार्ट होती है, और लगभग की खेती की हार्वेस्टिंग अक्टूबर की से पहले खत्म, हार्वेस्ट करके खत्म कर देते हैं। उसके बाद इनके पास पानी नहीं है, तो ये लोग कुछ टाइम तो रुकते हैं, ठीक है, अपना जब तक थोड़ा बहुत हो जाए, 2-3 महीना चल जाए, उसके बाद ये लोग निकलते हैं। तो दिसंबर जनवरी का वो टाइम होता है जब ये लोग निकलते हैं शहरों की तरफ काम करने के लिए। तो ये काम करते हैं शहरों में, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपने मार्च में लगाया, ठीक है, मार्च में लगाया। ट्राइबल की जो जिंदगी होती है वो सेल्फ सफिशिएंसी की जिंदगी होती है, वो सेव नहीं करता है, तो वो सेव नहीं किया है, बात समझ में आ रही है? तो 2 या 2.5 महीने में 1 या 1.5 महीना होगा उसे कमाए हुए, ठीक है। इतना टाइम तो उसको काम ढूंढने में लग जाता है, या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स ले गए हैं उसको बिठाए रखते हैं, ठीक है। तो काफी सारे ट्राइबल्स ऐसे रहे हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। अब उनको रिवर्स माइग्रेट करना पड़ गया, तभी तो मार्च में जाके इतना भयानक स्थिति पर रिवर्स माइग्रेशन हुआ। इसीलिए वो सारे ट्राइबल्स थे काफी बड़ी संख्या में। अगर यही जो आप लॉकडाउन अगर आप देखते अक्टूबर के समय में लगता, अक्टूबर के समय में अगर ये लगता, तो ये जो संख्या आपको रोड पे दिख रही है बहुत कम होती। अब इसको आप कैसे बोल सकते हैं? देखो यही काम है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जो ये बात को समझाएगा। सेविंग का कल्चर किसमें है? और सोसाइटीज में सेविंग का कल्चर है। जिसके पास सेविंग का कल्चर होगा तो वो अपने शहर में जहां पे वो काम कर रहा था वो रह सकता है, और वो रहा भी है, अभी भी रह रहे हैं लोग। लेकिन जिसके पास सेविंग का कल्चर नहीं होगा वो भूखा नहीं मरेगा। ट्राइबल्स की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, उनके अंदर वॉइस नहीं है, पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, अपने मांगने की इच्छा नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट से डिमांड करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, अपनी वॉइस को सामने रखने की इच्छा नहीं है। तो ना उन्होंने ट्रेन मांगी, ना उन्होंने बस मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, निकल पड़े सड़कों पे। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई वो ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब कि यार वो सेव क्यों नहीं करते हैं? रीजन बता रहा हूं, उनकी वॉइस इस लेवल तक नहीं है। सरकार का जो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो वो है अपना एक्ट है, कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो ग्रॉस वायलेशन होता है ट्राइबल के जमाने में। ट्राइबल के लिए आप घुसिए जरा, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए मजदूरी में काम कराते हैं इन लोगों से, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मिनिमम वेजेस जो राइट्स है इनको पता ही नहीं है, ठीक है। यही कारण था रिवर्स माइग्रेशन में जो मैक्सिमम लोग थे वो ट्राइबल्स थे सड़कों पे, और इसके बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं करी कि ये आदिवासी हैं, मैक्सिमम आदिवासी थे, ठीक है। जो आपने देखा ना मध्य प्रदेश की रोड पे, सड़कों पे, उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजर के झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, ये जो पहुंचे हैं ये मैक्सिमम ट्राइबल्स थे जो लेबर की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, सब बकवास था, आप समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये पीसीएस लेवल में तो मत डालना, थोड़ा बहुत डाल सकते हो, पूरा मत घुमाना, ठीक है, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एज अ सेंटर ऑफ कोऑपरेशन यूथ पावर का समझ में आया? डॉर्मेट्री इंक्लूड्स अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स हु एक्चुअली रिप्रेजेंट यूथफुल एनर्जी व्हेनेवर एनी वर्क ऑफ इंटेंसिव लेबर सच एज बिल्डिंग अ विलेज रोड एक्सेट्रा। डॉर्मेट्री बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्म सच टास्क। डॉर्मेट्री के बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो इस काम को करते हैं। अब जैसे ओराव में ड्यूरिंग पैडी ट्रांसप्लांटेशन देन हेल्प ऑफ द धुमकुरिया बॉयज एंड गर्ल्स लिया जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क वॉट एवर रेनुमरेशन दे गॉट दे परचेस अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कितनी बड़ी बात है। धुमकुरिया में जो यूथ है, जो लड़के लड़के हैं, वो जाके मदद करते हैं किसकी? देखो अभी तो वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनको कलेक्टिविज्म सिखाया जा रहा है, उनको एकता, समाज एकता सिखाई जा रही है, वो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम करें, किस तरीके से एक साथ मिलकर वो हंटिंग करेंगे। तो ये इनकी इंटर्नशिप तरीके से होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो वो दूसरे खेतों में जाते हैं अपने समाज के, वहां पे ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। जैसे आज एक्स आदमी के खेत में, जो उसका खेत है, वहां पे पैडी की खेती होनी है या फिर पैडी का बुआई करनी है, तो बुआई करने के लिए कौन आएगा? जो लेबर थोड़ी हायर करता है, वो इन्हीं यूथ डॉर्मेट्री के लोगों से काम करवाता है। फिर कुछ जो उसके जो उसका वो होता है, हार्वेस्टिंग के बाद पैसा मिलता है थोड़ा मोटा,
जो भी होता है उसका एक शेयर यूथ डॉर्मेट्री के बच्चों को दे देता है। और यूथ डॉर्मेट्री के बच्चे क्या करते हैं, वो उससे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, और भी कुछ चीज ले सकते हैं, कोई कल्चरल एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई अपना कल्चरल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उसमें रॉ मटेरियल के तौर पर वो पैसा का इस्तेमाल कर लेंगे, और वो यूथ डॉर्मेट्री में जो भी सामान खरीदा जाता है वो वहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना उनका जो इंस्टीट्यूशन है यूथ डॉर्मेट्री का, वो थ्राइव करता है, क्योंकि उसको वे ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स मिल रहा है ना, उसको फाइनेंस मिल रहा है, कहां से, समाज के लोग उसे फाइनेंस कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ठीक है, तो यूथ पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो इस तरीके से आपका कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग हो रहा है, और इस तरीके से समाज के लोग अपना काम भी कर रहे हैं। किसी को घर बनाना है, ठीक है, घर बनाने के लिए यूथ डॉर्मेट्री के लोगों से मदद ले सकता है, ठीक है, क्लियर है। बदले में जो उसका वो दे सकता है वो देता है, और इसमें ये नहीं है कि इतना रेट है, रेट फिक्स है, कुछ रेट फिक्स नहीं है, सामने वाले की हैसियत के हिसाब से पैसा दिया जाता है। क्योंकि इसमें ये नहीं है ना कि आप उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, यूथ डॉर्मेट्री के लोग आपस में कुछ सामान खरीद रहे हैं, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो भी सामान है, वो हमेशा के लिए यूथ डॉर्मेट्री का हो जाता है, ठीक है। तो ये कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कितनी बड़ी चीज है, एक इंस्टीट्यूशन के लिए लोग जो है किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कोन्यक नागा की बात है। कोन्यक नागा में मुरोंग होता है ना, मुरोंग, हाँ मुरोंग, तो मुरोंग, यही मुरोंग दिखाया गया कोन्यक नागा में, श्याम सुंदर ने दिखाया है, इसको देखना जरा, ठीक है। डेथ रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड इन अ वेरी इलेबोरेट वे। जो डेथ के रिचुअल्स होते हैं काफी इलेबोरेट वे में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म दीज रिचुअल्स लाइज विद मुरोंग बॉयज एंड गर्ल्स। कितनी बड़ी बात है, जो डेथ के रिचुअल्स होते हैं उसको बॉयज एंड गर्ल्स के हाथों में होता है, ठीक है। कोन्यक नागा में जो डेथ रिचुअल्स होते हैं, कोई समाज का कोई आदमी मर जाता है तो सब कुछ का काम कोन्यक नागा के बॉयज एंड गर्ल्स करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया सारा काम, उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करनी है बॉडी को, या उनके अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यूथ डॉर्मेट्री में हमने दो पढ़ लिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेंटर ऑफ कोऑपरेशन। अब आगे बढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ रिक्रिएशन, इसको ध्यान से सुनना। इन गोतुल ऑफ मारिया गोंड, गोतुल कहां पर है, मारिया गोंड में, ठीक है। यही ट्राइब कहां की है, देखो गोंड ट्राइब जो है ना, उसमें काफी सारे वेरिएंट्स हैं, मारिया गोंड उसका एक वेरिएंट है। गोंड जो है काफी 1 करोड़ के ऊपर संख्या है गोंड की, ठीक है, ट्राइबल्स की संख्या। और टोटल इंडिया में कितने ट्राइबल्स हैं, 10 करोड़ के आसपास ट्राइबल्स हैं। 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ये लाइन तो आप जब भी पेपर लिखेंगे लिखना ही लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। इन गोतुल ऑफ मारिया गोंड बॉयज एंड गर्ल्स एक्सप्रेस दियर जॉय थ्रू डांस। डांस करते हैं, म्यूजिक करते हैं, एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, ठीक है, इन मारिया गोतल, ठीक है। मारिया गोतुल में जो है सेंटर ऑफ रिक्रिएशन है यूथ डॉर्मेट्री। यूथ डॉर्मेट्री इज अ सेंटर ऑफ रिक्रिएशन इन एवरी सोसाइटी ऑफ द ट्राइबल्स। इतना तो क्लियर है। अब आगे बढ़िए, देखिए सेक्स ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोतुल सिलेबस। गोतुल के सिलेबस में सेक्स ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो कल्चर है ना, इसी को पकड़ के बैठ गए थे कौन, जो डोमिनेंट सोसाइटीज हैं, दूसरी जो बाहर की नॉन ट्राइबल सोसाइटीज, वो बोला भाई तुम इसमें क्या कर रहे हो, और केवल सेक्स को सामने सेंटर पर रखते थे, यूथ डॉर्मेट्री। अब यूथ डॉर्मेट्री के बारे में अगर बात करते थे ना ये दूसरी समाज के लोग, तो यही बोलते थे यहाँ तो यार लड़के लड़कियां सेक्स करते हैं, ठीक है, ये गलत भावना वो लेके आते थे, ठीक है। और पूरे जो यूथ डॉर्मेट्री का काम था उसको बस एक ही वर्ड में वो समेट देते थे, ठीक है। सेक्स ट्रेनिंग जो है ना, बस एक छोटा सा कल्चरल एलिमेंट था उस पूरे कल्चरल पैटर्न का, जो रूथ बेनेडिक्ट बोलती है ना, कल्चरल होल बनता है, उस कल्चरल होल में सेक्स ट्रेनिंग जस्ट एक कल्चरल एलिमेंट था। और उनके जो डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स हैं, उनके हार्मोनियस रिलेशन से ही एक कल्चरल पैटर्न निकल रहा था रूथ बेनेडिक्ट का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने उस कल्चरल एलिमेंट को पकड़ लिया, अपने इथनोसेंट्रिक बाइस के जरिए आपने उस कल्चरल एलिमेंट को इतना नीचे गिराया कि पूरा कल्चरल पैटर्न ही डिस्टर्ब करके उस इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, ठीक है। और वो डाउन द एजेस वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया, और इतना डिग्रेड हुआ कि समाज के लोगों ने ही उस पर अपना विश्वास खो दिया, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि समाज में जितनी भी डिफ्यूजनिस्ट टेंडेंसीज डेवलप हुई, ठीक है, जितने भी इवोल्यूशनिस्ट फोर्सेस घुसे समाज में, जितनी भी सोशल चेंज की चीजें हुई, इन्होंने इन कल्चर्स को, मोटे मोटे कल्चर्स को जो दूसरे समाज के लोगों में चुभते थे, वो खत्म कर दिए, ठीक है। अब किसी चीज को तुम बार बार बोलो, ठीक है, वो चीज वहीं खत्म हो जानी है, और यही हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कहां थे हम लोग, सेक्स ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोतुल सिलेबस। इन फैक्ट ट्राइबल रिगार्ड सेक्स एज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। आज जो है, जो हम सो कॉल्ड मॉडर्न डोमिनेंट सोसाइटीज हैं, सेक्स की बात ही नहीं करता। तो एक बड़ा पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है इस प्रॉब्लम से जूझता है इंडिया में, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो वो बात करते थे, एक्सप्रेस करते थे, तो ये सब चीजें एक्सप्रेस करने से खत्म हो जाती हैं। पर मॉडर्न सोसाइटी ये चीज समझती नहीं है, ठीक है। अब उनका अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर को सुप्रीम मानते हैं, ठीक है, ये इनका अपना कल्चर है, ठीक है। बात होती है केवल और केवल डोमिनेंस की, ठीक है। आपका नंबर कम है इसीलिए आपके कल्चर्स दब गए, अगर आपका नंबर ज्यादा होता ना तो आपके कल्चर्स और खुलते, क्लियर है। तो यही चीज है। तो इनफैक्ट ट्राइबल रिगार्ड सेक्स एज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, सो दे गिव ट्रेनिंग एंड ड्यू इंपॉर्टेंस टू इट। सेक्स इन गोतुल सर्कुलम, तो गोतुल के सर्कुलम में सेक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया।
अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एल्विन कमेंट ऑन द गोतुल, द वे ट्राइबल सोसाइटी मूरिया गोंड हैड चैनलाइज्ड द सेक्सुअल एनर्जी ऑफ दीज बॉयज एंड गर्ल्स परहैप्स व्हिच सिविलाइज्ड पीपल्स हैव नॉट डन। देखो इन्होंने कितना बढ़िया बात बोली डॉक्टर एल्विन ने। तो अगर डॉक्टर एल्विन की बात हम डालेंगे, ये पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट बता रहा हूं जिसके बारे में आपको यूथ डॉर्मेट्री आया तो डालेंगे। यूथ डॉर्मेट्री में डॉक्टर एल्विन ने कमेंट किया जो गोतुल है, गोतुल किसका, मारिया गोंड का, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स है उनकी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज किया है, ठीक है। अभी क्या है, इंडिया में काफी मॉडर्न सोसाइटीज में यूथ है अपनी एनर्जी वेस्ट कर देती है, सेक्सुअल एनर्जीज, ठीक है। आपको वो एनर्जी को वेस्ट ना करके, ठीक है, आप देखना मतलब काफी प्रॉब्लम्स में जूझती है, ठीक है, जो 21 से 30 साल के ग्रुप में जो लोग हैं काफी प्रॉब्लम्स के साथ जूझते हैं, ठीक है, और वो इस बात को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सोचने का तरीका है, ठीक है, वो प्रभावित होता है। जो उस काम वो करने के लिए खूब तत्पर होते हैं वो प्रभावित करता है, ठीक है। अगर आप इस प्रॉब्लम को रहने ही नहीं देंगे, ठीक है, मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, शायद आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, तो जो एनर्जी वहां वेस्ट हो रही थी वो एनर्जी किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाई जा सकती है, ठीक है। इनका यह मानना था। देखो सेक्सुअल अर्ज जो सोसाइटी में आती है, आप सुनो थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, सेक्सुअल अर्ज किसी लड़के या लड़की में आती है तो वो उसको सेटिस्फाई कर लेता है वहीं के वहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, ठीक है, और वो फोकसली काम कर पाता है, सोशलाइजेशन के वे में एंटर कर पाता है, अपने समाज के लोगों के लिए काम कर पाता है। यूथ डॉर्मेट्री एक एनजीओ की तरह समझिए जो काम कर रहा है अपने समाज के लिए। इट इज अ वर्क फोर्स ऑफ अ सोसाइटी। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है इन्होंने समझाई, इन्होंने डॉक्टर वेरी एल्विन ने। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज इम्पोज्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस जब हो गई, अब यूथ डॉर्मेट्री से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जब समाज में सोशल चेंज डिफ्यूजनिस्ट फोर्सेस एंटर कर चुके हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंटर करी। अभी तक एजुकेशन उनका वे ऑफ सोशलाइजेशन था, अब उनके कल्चर्स के बारे में एनकल्चरेशन वे था। अब क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन एंटर कर रही है, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन को इंपोज किया गया ट्राइबल्स पे। दे हैव सेवरल शॉर्टकमिंग्स, काफी तरह की शॉर्टकमिंग्स आई जो मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुई। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर एजुकेशन पे क्वेश्चन है तो हम क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप डालिए सिलेबस रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। अब सिलेबस क्या डालें, क्या आप उनको एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ाएंगे, क्या आप उनको न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, क्या आप उनको वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या आप अपने संविधान के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या आप भारत के नक्शे के बारे में पढ़ाएंगे, उनको मतलब ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये सही है या गलत है? मैं भी बोलूंगा बीइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज, यू आर सपोज टू लुक इनटू द रेलेवेंस ऑफ व्हाट इज देयर इन द सोसाइटी। समाज अगर खुश है, ठीक है, सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर समाज खुश है अपने कल्चर से रिलेटेड तो इट्स बेटर नॉट टू डिस्टर्ब इट, ठीक है। हम केवल और केवल सपोर्ट करेंगे, किस वे में, कि उस समाज में रहने वाली सारी प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकें। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस रिलेटेड प्रॉब्लम। सिलेबस इज नॉट रिलेटेड टू एनएमएस, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होता ही नहीं है, ठीक है। अब नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मैंने बोला बताऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। अब देखो कैसे है ये, अब उनका जो सिलेबस है आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, उनका यूथ डॉर्मेट्री का इस्तेमाल करिए। उनकी जितने भी फॉल्क लोर्स हैं, उनकी जितनी भी कहानियां हैं, उनकी मिथिकल स्टोरी, गोसाइन के बारे में जितना भी वो समझते हैं, डाउन द एजेस जो कल्चरल नॉलेज आ रही है, और उनकी स्क्रिप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल करिए और इनके सिलेबस को समझाइए। आप उनको एम फॉर मैंगो मत बोलिए, आप उनको एम फॉर महुआ सिखाइए। महुआ से वो ज्यादा रिलेट करेंगे एम को, ठीक है। अगर आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सिखाएंगे तो नहीं, एम फॉर मैंगो नहीं तो एम फॉर महुआ सिखाइए। ए जो उनकी लैंग्वेज में है, बी जो उनकी लैंग्वेज में है, सी जो उनकी लैंग्वेज में है, आप इन चीजों को पकड़िए। ये काम किसका है? ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम ही यही है, इसीलिए तो वो अपनी जगह मांग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो यही है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से जोड़िए, गोसाइन से जोड़िए, जो उनके रिलेशंस उन्होंने बनाए ना सोसाइटी में, उनसे जोड़िए, वहां से आप एजुकेशन को निकाल के लाइए। स्टूडेंट प्लस पेरेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब समझेंगे कैसे है ये। टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, टीचर जाते नहीं है, अब टीचर कहां से आएगा समाज में? अब जो यूथ डॉर्मेट्री है वहां पर टीचर कौन होता था बताओ? वो जो सीनियर होते वही टीचर होते थे, ठीक है। अगर समाज में, उस समाज में अगर आपको मॉडर्न एजुकेशन की वो झलक लेके आनी है, उस समाज में राष्ट्रवाद सिखाना है, तो आपको टीचर्स चाहिए होंगे, आउटसाइडर्स चाहिए होंगे, तो वो कल्चरल कॉन्टेक्ट की तरफ बढ़ेगा वो समाज, ठीक है। अब वो क्या, जो टीचर बाहर से आएगा वो डंडा लेके मार पीट के उन लोगों में कल्चर चेंज की चीजों को प्रमोट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती हैं। तो बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है काफी ज्यादा, ये तो पूरे इंडिया में एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको पता ही होगा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इंडिया में
कितना 44%, हाँ 44% ऐसे स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। 44% स्कूल, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी अभी रिसेंट में बजटरी वाली, ठीक है। 44% ऐसे स्कूल हैं इंडिया में, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बिजली ही नहीं है। हम बात करते हैं आईएसए की लीडरशिप की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम बिजली प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं। हमारे खुद के सरकारी स्कूलों 44% सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। हमारे भारत में लगभग क्या बताऊँ आपको, 43% के आसपास ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे प्लेग्राउंड ही नहीं है। बच्चे खेलेंगे क्या, ठीक है। कहीं भाई स्कूल विदाउट अ प्लेग्राउंड इज नथिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। 40% ऐसे स्कूल्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे बाउंड्री वॉल ही नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेकेंडरी स्कूल्स की मैं बात करूं तो 1/3 स्कूल ऐसे हैं इंडिया में जहां पे लड़कियों के लिए टॉयलेट्स ही नहीं है। 44% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे मतलब टॉयलेट्स ही नहीं है एक तरीके की, और सेकेंडरी स्कूल में 1/3 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, ठीक है। और 90% से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहां पे लेबोरेटरी ही नहीं है, ना फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी है ही नहीं, ठीक है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर से हम जूझ रहे हैं। ये तो सरकारी स्कूल हैं। ट्राइबल इलाकों की बात करो तो आप घबरा जाओगे, ठीक है। ये काम करना है भाई, इसीलिए आप इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ये काम किसका है? ग्राउंड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप उस एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करेंगे जिनको ये मुसीबतों से जूझना है, ठीक है। अगर आप इनके बारे में सेंसिटिव नहीं होंगे तो आप किस तरीके से काम करेंगे? आपकी लीडरशिप ही डिसाइड करेगी एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप किस तरह के काम करेंगे अपने जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपकी काम की छाप छूटनी चाहिए। जब तक आप प्रॉब्लम्स के साथ वर्स नहीं होंगे, सेंसिटाइज नहीं होंगे इश्यूज को लेके, तब आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाएंगे, ठीक। इसीलिए बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं, आप काम करिए पर एक सही वे में करिए। कितना भी सेंसिटिव हो, कितना भी मोटिवेटेड ऑफिसर हो, ब्यूरोक्रेट हो, अगर जो ये ट्राइबल सोसाइटीज इनके कल्चर्स के रिलेटेड वेल वर्स नहीं है, इनके कल्चर्स के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड वो नहीं जानता है, तो वो कितना भी कोशिश करेगा, मैक्सिमम 80 से 90% सब वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी चीज को बचाने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट खड़ा होता है बीच में और बोलता है भाई मुझे भी मौका दो, ठीक है। लेट मी एक्सप्रेस माई सेल्फ, लेट मी डू वॉट इज रियल। मतलब रियल का मतलब यह है कि जो जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। चलो हो गया, अब आगे बढ़ता हूं। टुडेज मॉडर्न इकोनॉमी इज प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म। आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रही है, इतना तो हमको पता ही है सब, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एम फॉर मैंगो नहीं सिखाओ उन्हें, एम फॉर महुआ सिखाओ, वो दारू वाला महुआ है वो सिखाओ। एक्स वाई जेड ABC के जो अल्फाबेट हैं उनको लर्निंग करने में दिक्कत है। अगर आपको सिखाने ही है मॉडर्न एजुकेशन में तो उनके खुद के कल्चर से रिलेट करके सिखाओ। अब वंदना फेस्टिवल है, उनको उसके बारे में पढ़ाओ, ना कि दिवाली के बारे में पढ़ाओ। दिवाली होली में पढ़ाएंगे, दूसरे कल्चर्स को आप क्यों इतना दिखा रहे हो? हिरण्यकश्यप की कहानी ना सिखाओ उन्हें, उनको उनके पर्टिकुलर गोसाइन की कहानी सुनाओ, ठीक है। इस तरह से इनके पर्टिकुलर सोसाइटीज में कल्चर्स को दिखाओ। अब इसमें मेहनत लगेगी, ठीक है। कैसे मेहनत लगेगी? ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। आप NGOs को काम दो, रोल ऑफ NGO यहाँ पे इंपॉर्टेंट गेन करता है। वो ये काम करेगा कि सब्जेक्ट की स्क्रिप्ट को तैयार करवाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर कल्चर्स में जो इथनोग्राफिक वर्क है प्री एग्जिस्टेड या फिर और थोड़ा सा फील्ड वर्क करके चीजों को बाहर निकालो और एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम को बनाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, ठीक है, इससे ये होगा कि उनका कल्चर जो है उनके वो आप जो समाज को देना चाहते हैं मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, वो उनके कल्चर की सीढ़ी का इस्तेमाल करके आप वहां तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। उस कल्चर की सीढ़ी का इस्तेमाल करके आप उनको मॉडर्न एजुकेशन तक प्रोवाइड कर सकते हो। न्यूटन के लॉ अगर आपको सिखाने हैं तो उनके NMS कॉन्सेप्ट को यूज करके सिखाओ, ठीक है, तब वो उसको ज्यादा रिलेट करेगा, ठीक है। आज ट्राइबल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत पता क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी स्क्रिप्ट नहीं है, इनकी लैंग्वेज की। इनकी लैंग्वेज जो है केवल मौखिक है, वो बोलते हैं पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब इसका वजह क्या है? इसकी वजह से इनकी स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई है, और ये जो स्क्रिप्ट तैयार ना होने की वजह से जो एजुकेशन है उसमें सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। तो जो ट्राइबल बच्चों को पढ़ाना है वो हिंदी में पढ़ाना है, गोंडी में पढ़ाना है या फिर इंग्लिश में पढ़ाना है, बड़ी दिक्कत है। अब जो है NGOs काम कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा मैं भी भारत में जो गोंडी भाषा वाला था, गोंड वाला, वो एक पर्टिकुलर NGO काम कर रहा है, 3-4 साल से काम कर रहा है, गोंडी भाषा का स्क्रिप्ट कर रहा है, लगभग कर चुका है। तो इस तरह के काम मोटिवेट करने हैं, तो इस तरह की केस स्टडीज आपको निकालनी है मैं भी भारत से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ा समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। सिलेबस ऑफ ट्राइबल एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, सोशल लाइफ एंड कल्चरल लाइफ। क्लियर है? जो ट्राइबल्स का जो पढ़ाया जा रहा है उनके एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, उनके सोशल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, उनके कल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो उनके अंदर इंटरेस्ट जगेगा नहीं जगेगा? सुनो ध्यान से। ट्राइबल चिल्ड्रंस आर नॉट टॉट साइटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द एनवायरमेंट, दे आर नॉट टॉट इन एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स विच कास्ट द अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बूस्ट नहीं हो पाती है और वो इंटरेस्ट खो देते हैं। इसीलिए जो है ना एनरोलमेंट कब तक रहता है इनमें ट्राइबल एजुकेशन में। देखो मैक्सिमम जो स्कूल चल रहे हैं ना इंडिया में, वो केवल और केवल एक स्कीम चला रही है जिसकी वजह से एनरोलमेंट थोड़ा बहुत रहता है। वो कौन सी स्कीम है बताओ? मिड डे मील स्कीम। ठीक है, जैसे जैसे ये मिड डे मील स्कीम स्कूल से हटती है, मतलब समझिए बच्चा आगे बढ़ेगा तो ये मिड डे मील स्कीम उसको नहीं मिलेगी जब वो सीनियर सेकेंडरी तक पहुंचेगा। ठीक है, 8वीं क्लास पार कर जाएगा। ठीक है, कई जगह 8वीं तक ये मिड डे मील स्कीम चल रही है, कई जगह 5वीं तक भी चल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं बच्चे को कम से कम खाना तो मिल जा रहा है एक टाइम का। ठीक है, तो इसलिए बच्चा जा भी रहा है। ठीक है, और कई जगह कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, बच्चे में न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन जो ग्रोथ है उसको कैप्चर कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन के टारगेट्स जो है मेट कर पा रहे हैं सरकार, वो एक वे है मिड डे मील स्कीम। ठीक है, इतना समझ में है? तो जैसे जैसे ये मिड डे मील स्कीम खत्म होती है, बच्चा आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका एनरोलमेंट निकल जाता है बाहर, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का। आपको बच्चे को रोकना है ना, तो कुछ और मटेरियल चीज़ों को आपको देना पड़ेगा। मटेरियल नॉलेज बच्चे को देनी पड़ेगी। मटेरियल नॉलेज कैसे आएगी? इंटरेस्ट के जरिए। अब एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट को ले लीजिए। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगा दूं एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे 4 गुना आप पढ़ लेंगे अपने आप ही। ठीक है, तो यही आपको करना है और यही होगा, समय के साथ होगा। ठीक है, अगर आपके अंदर एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप सचिन गुप्ता के नोट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे? आप दूसरे नोट्स उठाएंगे, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप वेद सर के नोट पढ़ने की कोशिश करेंगे। एट द एंड क्या होगा? आप बोर हो जाएंगे। जब तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तब तक तो आप पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन जब आपके अंदर वो चीज़ें समझ नहीं आनी बंद हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि मैं बेयर रट रहा हूँ। ठीक है, पर वो रटना एक हद तक काम करेगा जरूर, पर मैक्सिमम तौर में वो रटना इतना काम नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन घूमता है ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड तो परखच्चे उड़ा देता है सर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूपीएससी यही कर रहा है। यूपीएससी क्वेश्चन को इतना मोल्ड कर रहा है कि इंसान जो है ना, जब तक डीप नॉलेज नहीं है ना सब्जेक्ट को अपने आप से महसूस नहीं करता है, वो आंसर नहीं कर पा रहा है। ये हो रहा है। ठीक है, और समय के साथ और थोड़ा बढ़ेगा ये लेवल। जब तक एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल है तब तक तो भाई ये लेते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे। सिलेबस वही रहता है पर चीज़ें घुमाते हैं। ये होता है इनकी नॉलेज की इनोवेशन। एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज की इनोवेशन से उन चीज़ों को छूना जिसको बच्चे छूते तो हैं पर वेल वर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो काम करना चाहिए बच्चे उसमें करता नहीं है। ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम है। ठीक है, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम हर किसी को पता है, सब लिखेगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन किस तरह से बनाना है ये एंथ्रोपोलॉजी से बेटर कोई नहीं जानता है। ठीक है, अगर वो बनाएगा तो आप फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 30-40 साल से वही काम कर रहा है, अपने कॉलेज में बच्चों को तंग कर रहा है वो। ठीक है, पीएचडी जो बांट रहा है वो बिल्कुल बर्बाद कर रहा है लोगों, मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन पेलता है। वो चीज़ आपसे पूछने की कोशिश करेगा। उसके लिए आपको सब्जेक्ट, आप भाई स्पेशलिस्ट थोड़ी है, हम भी बीटेक हैं, आप भी बीटेक हैं, या फिर बीए एमए कुछ भी है, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड तो मैक्सिमम बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, तब आप ये मानिए कि आपको सब्जेक्ट ऑप्शनल अपने लिए है, तो ऑप्शनल आप जब लेते हैं तो मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी तक लेवल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पूरा टच नहीं तो कुछ तो हद तक अपना को टच करना पड़ेगा, वेल वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ है। चलो कोई बहुत बकवास होगी। ठीक है, ये हो गया ट्राइबल चिल्ड्रंस, ये भी हो गया। सोशल लाइफ में हम घुसते हैं। सोशल लाइफ में ट्राइबल लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलेक्टिविज्म की भावना है ट्राइबल लाइफ में, एंड सेंस ऑफ शेयरिंग है। बट द कंटेंट ऑफ मॉडर्न सिलेबस का जो कंटेंट है वो इंडिविजुअलिज्म की भावना को प्रमोट कर रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन को कंटेंट कहाँ से आ रहा है? मॉडर्न सोसाइटी से। दे इनकलकेट अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इकोनॉमी जब पढ़ते हैं तो आप उनको सिखाएंगे कैपिटलिज्म, ये सब सिखाएंगे ना, किस तरीके से प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप सिखाएंगे। ठीक है, और भी लॉज ऑफ जो मोशंस वगैरह आप सिखाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आप ये देखेंगे कि बच्चों के अंदर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म की भावना प्रमोट हो रही है। तो ये काम तो यूथ डॉर्मेट्री का नहीं था ना। तो आपकी जो मॉडर्न एजुकेशन है आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करने पड़ेंगे? आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इन सब्जेक्ट को इस तरीके से रिलेट करवाइए कि उनका जो कोर है ना, वैल्यू सिस्टम का जो कोर है, जो कलेक्टिविज्म, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, वो मैच कर जाए, तब मजा आएगा और तब बच्चों में इंटरेस्ट जागेगा। क्योंकि यूथ डॉर्मेट्री आज डिग्रेडेड इंस्टीट्यूशन जरूर है, पर उसकी जो कही हुई बातें हैं, उसकी जो मॉरल्स हैं, वो आज भी चल रहे हैं। भले ही उस फॉर्म में सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, पर उसका एग्जिस्टेंस आज भी है। ठीक है, कई सारी ट्राइबल सोसाइटीज इसके रिवाइवल में लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में ना, रिवाइवल ऑफ ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक अपना एक अलग मूवमेंट है। क्लियर हुआ?
तो एलपी विद्यार्थी हैज राइटली रिमार्क्ड दैट एजुकेटेड ट्राइबल्स आर बिहेविंग एज फॉरेनर्स इन देयर होम। ठीक है, एकदम अंग्रेज बन जाते हैं वो लोग अपने घर में। ठीक है, तो समझ लो क्या हालत होगी। सिलेबस इज नॉट रिलेटेड टू ट्राइबल कल्चर। ठीक है, ट्राइबल डाइटीज आर नॉट गिवन ड्यू प्लेस इन दियर सिलेबस। ना गोसाई ना सिंह बोंगा, किसी के बारे में कोई 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 पोजीशन नहीं है। आप उनको क्या पढ़ा रहे हैं? भगवान राम पढ़ा रहे हैं, आप उनको जीसस क्राइस्ट पढ़ा रहे हैं, आप उनको अल्लाह के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप उनको सुभाष चंद्र बोस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात समझ रही है। ही इज मोर कीन टू स्टडी द ट्राइबल सुपर पावर्स। जैसे बिरसा मुंडा के बारे में वो ज्यादा पढ़ना चाहता है। बिरसा मुंडा के हम चैप्टर छापो ना, पढ़ेगा वो, इंटरेस्ट है उसका। उनके कल्चरल सुपर हीरो के बारे में बात करो। हर एक सोसाइटी में कल्चरल सुपर हीरोज होते हैं, उनके एंसेस्टर्स ने कुछ ना कुछ बड़े काम किए होते हैं। एक मैं सोसाइटी के बारे में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि एक सोसाइटी में एक उनका एंसेस्टर था, उस एंसेस्टर ने 10 शेर मारे थे। ठीक है, अब शेर मारना तो आज तो गलत है, ठीक है, पर उस जमाने में शेर मारना बहुत बड़ी बात होती थी। तो 10 शेर मारे थे एक भाले से, सिंगल एक भाले से, तो उनका वो कल्चरल सुपर हीरो था। ठीक है, तो उसके बारे में तुम पढ़ा सकते हो। ठीक है, आप ये कहोगे भाई वो भी बच्चे भी शेर मारेंगे, पर वो शेर मारना अलाउड नहीं है ना, वो है अलग चीज़ें। ठीक है, वो उसको अपना सुपर हीरो मानते हैं, फोटो लगाते हैं, फोटो नहीं मतलब उसकी वो मूर्त लगाते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे। इस तरीके से आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, क्लियर है, मुंडा रिबेलियन वाला पूरा। ठीक है, सिलेबस शुड इंक्लूड, सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए? ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल, जैसे बंदना फेस्टिवल जो है इनका। ठीक है, ट्राइबल कल्चरल डाइटी के बारे में। वैकेशन शुड बी अरेंज्ड एज पर ट्राइबल्स नीड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ट्राइबल्स को छुट्टी कब दी जाती है? ट्राइबल्स को छुट्टी दी जाती है दिवाली पे, होली पे, रक्षाबंधन पे, आज की मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से। जब वंदना फेस्टिवल आता है उनकी एजुकेशन में छुट्टी नहीं होती है, भाई उनको वंदना फेस्टिवल की छुट्टी दो, उनको होली दिवाली से कोई मतलब नहीं। ये है, समझ में आया? ये एजुकेशन में चेंजेस करने मोटे मोटे। अब स्टूडेंट एंड पेरेंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, ये आपका पहला जो मैंने आपको क्लियर किया, ये किया मैंने आपको सिलेबस रिलेटेड क्या इशू था। अब दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, दूसरा डायमेंशन स्टूडेंट और पेरेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है? ट्राइबल चिल्ड्रंस हैव लो मोटिवेशन, ज्यादा मोटिवेशन होता नहीं ट्राइबल चिल्ड्रन में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम उस अकॉर्डिंग में है नहीं जिस हिसाब से उनका मॉडर्न एजुकेशन जो है प्रमोट कर रहा है एजुकेशन को। ठीक है, ट्राइबल चिल्ड्रन हैव लो मोटिवेशन, ज्यादा मोटिवेशन होता नहीं है। अब उनको आईएएस नहीं बनना है ना पीसीएस बनना है, जो मोटी मोटी उनकी ट्राइबल सोसाइटीज हैं, उन बच्चों को मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पैसा कमाना है दूसरे समाज में जाके, मतलब इस तरह की भावना नहीं है। ठीक है, तो वो पढ़ें क्यों? ठीक है, उनके लिए इन जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका सिग्निफिकेंस, उनका रेलिवेंस है क्या? ये चीज क्वेश्चन मार्क है। ये चीज आपको मिल बैठ कर डिसाइड करना है कि एजुकेशन से उनको क्या फायदा होगा। एक तो वे ये है कि आप समाज में रैशनल थिंकिंग ले आएंगे, ठीक है, ये तो है, लेकिन क्या उनकी जेब भरेंगी? क्या वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बड़ा करेंगे? ये सब चीज क्वेश्चन मार्क है। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की आज बात करूं, नॉर्थ ईस्ट में लिटरेसी रेट कितना है? 90% के आसपास, पर मैक्सिमम जो इनका यूथ है वो आज भी नॉर्थ ईस्ट में अपने कल्चर के साथ अनएम्प्लॉयड होकर भी खुश है। ठीक है, उसको मतलब ही नहीं है, वो नहीं, अगर वो चाहे तो दूसरे कल्चर्स में जाके बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे काम कर सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, पर वो नहीं करता। वो अपने कम पैसे में भी खुश है अपने कल्चर्स के साथ। पढ़ो ना मैं भी भारत, समझ में आएगा। उसमें एक घर दिखाया है, उसमें एक कपल है, वो जो कपल है नॉर्थ ईस्ट का एक कपल है, रामभा शायद, पता नहीं कौन सी ट्राइब है। ठीक है, उसमें वो ये दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अपने कल्चर्स के साथ खुश हैं, और भाई साहब ने एमबीए कर रखा है। ठीक है, और उनकी वाइफ भी एजुकेटेड है, अच्छी खासे बाहर बैंगलोर में रह के आई हैं। ठीक है, अब वो दोनों कपल खूब कमा सकते हैं पैसा, पर वो अपने एक लकड़ी के घर में रह रहे हैं, कोई नॉर्मल चीजें खा रहे हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सब क्या है? क्लियर समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? अपने कल्चर के प्रति प्रेम, अपने समाज में सोशल स्ट्रक्चर में रहना ही उनका सोशल सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, जिस चीज से इंसान अपने आप को ज्यादा रिलेट करता है ना, उसी में वो बंध के रहना पसंद करता है पूरी जिंदगी। ठीक है, यही चीज है। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल चिल्ड्रन में मोटिवेशन बहुत लो मोटिवेशन होती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ सक्सेसफुल रोल मॉडल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब उनके समाज से तो कोई सक्सेसफुल रोल मॉडल निकला नहीं है। ज़्यादा बच्चा क्या करता है? ज़्यादा बच्चा दूसरी जगह जाके सुपरवाइजर बन जाएगा एट मैक्स। ठीक है, लेबर को हैंडल कर लेगा एट मैक्स। कोई बड़ा नहीं बना, कोई ना आईएएस ना बनाना, कोई पीसीएस बनाना, कोई डॉक्टर बनाना, कोई इंजीनियर बनाना, इस तरह के बनते नहीं है, बहुत कम, बहुत ही कम। तो रोल मॉडल ही नहीं है, तो मोटिवेशन ही नहीं है। अब आगे देखियो, सेकेंडली ट्राइबल पेरेंट्स आर पुअर। जो ट्राइबल पेरेंट्स होते हैं वो गरीब होते हैं, एंड दे डू नॉट वेट फॉर द लॉन्ग डिलेड बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। उनको सब एकदम चाहिए, वो नहीं चाहते कि बच्चा पढ़ेगा फिर आगे नौकरी करेगा, 25-26 साल तक कौन रुके, ठीक है, तब जाके पैसा आना स्टार्ट होगा। वो चाहते हैं कि अभी से पैसा आए।
एंड सो दे वांट इमीडिएट बेनिफिट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, और उसके चक्कर में क्या करते हैं, एंड विश टू यूज देयर चिल्ड्रन एज हेल्पिंग हैंड इन एग्रीकल्चर और फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन द फील्ड। तो अपने बच्चों को खेती बाड़ी में लगा देते हैं, ग्रेज करने के लगा जाते हैं। जैसे 14-15 साल का होता है अपने बच्चों को अपने साथ ट्राइबल मोड ऑफ माइग्रेशन में ले जाते हैं। ठीक है, देखो एक एजुकेशन का सबसे बड़ा डाउनफॉल ये भी है लो एनरोलमेंट का, कि जब ये लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किस चीज़ का, इरिगेशन का, तो 4 महीने खेतीबाड़ी होती है। जो बचे हुए 8 महीने हैं उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग जो है अपने बच्चों को ले जाते हैं अपने साथ, कहाँ पे, बड़े शहरों में काम कराने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को पीछे छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। पूरा परिवार माइग्रेट करता है और कौन रह जाता है गाँव में, केवल बुढ़े बुढ़िया लोग रह जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ है, काफ़ी दिक्कतें हैं और इसकी वजह से एजुकेशन लिटरेसी नीचे गिर जाती है। ये इश्यूज एडमिनिस्ट्रेशन सामने आए हैं खूब सारे, जिसको कोशिश करिए लोगों ने सुलझाने की। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम, तीसरे स्ट्रक्चर पे। स्टूडेंट्स हैव लैक ऑफ मोटिवेशन, समझ में आ गया, बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंटेड विद एनी सक्सेसफुल मॉडल। बता चुका हूँ। हियर कम्स द रोल ऑफ टीचर्स टू ब्रिंग मोटिवेशन। तो टीचर्स का रोल है कि वो मोटिवेशन लेके आए इन ट्राइबल चिल्ड्रन बाय डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन मॉडर्न सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी। जो टीचर मैक्सिमम है वो मॉडर्न सोसाइटी से आ रहे हैं, और क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी के टीचर्स ही तो ट्राइबल सोसाइटीज को ये लिंक समझा पाएंगे। ठीक है, या फिर कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो ट्राइबल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटीज गए हैं, फिर बाद में वापस आके अपने ट्राइबल चिल्ड्रंस को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सोसाइटीज के लिंक को बीच में को कम करने के लिए, गैप को कम करने के लिए टीचर्स को आगे आना पड़ेगा, मोटिवेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा बच्चों में। ठीक है, चलो। जनरली नॉन ट्राइबल टीचर्स टीचेस ट्राइबल चिल्ड्रन नॉट इन दियर मदर टंग। समझ में आ गया? एज अ रिजल्ट दे डू नॉट अंडरस्टैंड इन द क्लास। अब भाई मॉडर्न सोसाइटी से अगर कोई टीचर आएगा तो कोई गोंडी में थोड़ी पढ़ाएगा। ठीक है, इनकी जो भाषा है मुंडा की भाषा में थोड़ी पढ़ाएगा। ठीक, इनकी जो लोकल भाषा है, यही दिक्कत है। अब ये कोशिश करेगा हिंदी में पढ़ाने की, को समझ में नहीं आने वाले बच्चों को, या फिर कोशिश करेगा इंग्लिश में पढ़ाने की, समझ में नहीं आएगा बच्चों को, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये रीज़न है। ठीक है, generally non-tribal teachers teaches tribal children not in their mother tongue. As a result they do not understand in the class, though government have made it compulsory at least to teach children in primary school in their mother tongue. आर्टिकल नंबर 350 है ना, 350 351 है, सोचो। ठीक है, कमेंट करो। ठीक है, गवर्नमेंट हैव मेड इट कंपल्सरी एट लीस्ट टू टीच चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल इन देयर मदर टंग, बट दिस इज नॉट फॉलोड एवरीवेयर। हर जगह फॉलो नहीं करा जाता। ये कब होगा मदर टंग में पढ़ाना? ये तब होगा जब समाज के कुछ लोग इस सोसाइटी में जाके सीखेंगे और फिर ये वापस आके समाज को सर्व करेंगे, ये तब होगा। ठीक है, या फिर आप ये समाज से अगर कोई टीचर जा रहा है तो उसको 6 महीने 7 महीने का इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोर्स कराओ, प्रॉपर कोर्स कराओ। यहाँ पे काम किसका? यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, यही चीज तो ढूंढ रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है भाई ये दिक्कत है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, हमको मौका तो दो। एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सबसे बड़ी डिमांड है एंथ्रोपोलॉजी की आज, लेकिन वो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में भी खुश है। पर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में खुश होने के बावजूद भी वो कितनी रिकमेंडेशन दिया, खाका की रिकमेंडेशन दिया। ठीक है, इतनी सारी रिकमेंडेशन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हुई क्या? कोई इंप्लीमेंट नहीं हुई। तभी तो एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डिमांड है कि एक्शन एंथ्रोपोलॉजी को लेके आइए। सोल टेक्स वाले जो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी है, समझाएंगे आपको। क्लियर हुआ? दो गवर्नमेंट हैव मेड इट कंपल्सरी एटलीस्ट टू टीच चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल इन दियर मदर टंग, बट दिस इज नॉट फॉलोड एवरीवेयर। ठीक है, इन संथाल डिटरमाइंड एरिया ऑफ बंगाल, बंगाल में संथाल ट्राइबल्स हैं खूब सारे। ओल चिल्की आ संथाल स्क्रिप्ट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो संथाल ने अपनी एक स्क्रिप्ट बना ली है ओल चिल्की, अब उसी में एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, तो यही आपको करना है। एनजीओ को काम पे लगाइए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को काम पे लगाइए, स्क्रिप्ट को बनवाइए, उस स्क्रिप्ट से मॉडर्न एजुकेशन को इंटीग्रेट करवाइए। फिर आप टीचर्स जो आप वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं उनको ट्रेन करिए। ठीक है, कि आप जिस भाषा में आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपका जो सिलेबस है जो इंटीग्रेटेड है, आपको मोटिवेशन किस तरीके से बच्चों में लेके आना है। जब तक समाज के बच्चे मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप एक पर्टिकुलर वे में उनको मोल्ड नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है। नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन इतनी बड़ी दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव पड़ा। ठीक है, 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज एंटर करी थी, नॉर्थ ईस्ट में खूब सारी तरीके से घुस गई थी। घुसी तो हर जगह थी, पर वहाँ पे जब वो घुसी तो उस समाज ने उनको एक्सेप्टेंस दी कुछ टाइम बाद। अंडमान निकोबार में आप उसने मैं भी भारत ने दिखाया है, उसमें आप सबके नाम पढ़िए, किसी का नाम जोसेफ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, मतलब क्रिश्चियन नेम्स है सारे। ये सब कैसे पॉसिबल है? उस समाज ने उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस है वो लगभग खत्म हो गई हैं। ठीक है, बच्चे इंग्लिश को एक्सेप्ट कर चुके हैं मिशनरी इफेक्ट की वजह से। जो क्रिश्चियनिटी का जो इफेक्ट है उससे नॉर्थ ईस्ट में जो है इंग्लिश प्रमोट हो गई खूब ज्यादा, तो इंग्लिश का यूज करके वहां पे एजुकेशन आराम से फैला दी गई। समझ में आ रहा है? जो लिटरेसी है वहां पे क्यों इतनी आसानी से इतना हाई लेवल है? रीजन इसका क्या है? रीजन इसका ये कि वहां पे इंग्लिश इंटीग्रेट हो गई उनके कल्चर में। तो इंग्लिश अगर कॉमन मोड ऑफ मीडियम मिल गया तो एजुकेशन को फैलाना बहुत आसान हो गया। इतना समझ में आ रहा है?
इसीलिए तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो इंग्लिश है उसने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया मॉडर्न एजुकेशन का लिटरेसी लेवल स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए। ठीक है, 90% ज़्यादा लिटरेसी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब इंग्लिश क्या, जो ये जो है अपना बाकी ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया के ट्राइबल्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं, इंटीग्रेटेड नहीं हो पाई इंग्लिश। क्रिश्चियन मिशनरीज एंटर किए थे पर उन सोसाइटीज़ के सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने सोशल एक्सेप्टेंस दी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जो बाहर के जो डिफ्यूजनिस्ट और इवोल्यूशनिस्ट फोर्सेस हैं वो उस समाज में एंटर ही नहीं कर पाए। ठीक है, और दूसरी रीजन क्या थी और बताओ? क्रिश्चियन मिशनरीज कब अपना काम कर पाती हैं? देखो, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मिनिमम था। सोचो, नेफा वाला रीजन, क्योंकि सरकार इंटरफेरेंस कम करती थी, केवल रिसोर्स के लिए इंटरफेरेंस करती थी, तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज उनको अपर हैंड मिलता था। ठीक है, और जो उनका जो क्रिश्चियनिटी का कल्चर है उसको इम्पोज बहुत अच्छे तरीके से करते थे, भले ही वो फोर्स के जरिए करते थे या पैसे दे के करते थे या फिर अलग अलग वे में के इंस्टीट्यूशन के जरिए करते थे। कितनी सारी चर्चें बनाई हैं। ठीक है, आप देखो पहाड़ों में ज़्यादा चर्चें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि वहाँ पे अगर कोई रिवॉल्ट होता भी था ना तो वो लोकल लेवल पे मतलब समाप्त हो जाता था, वो लाइमलाइट गेन नहीं कर पाता था। अब यहाँ पे क्या है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर कोई ट्राइबल रिवॉल्ट होता था ना, छोटा मोटा ही सही, तो उसको पॉलिटिकल स्ट्रीम के साथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह ये अपने साथ जोड़ लेते थे और इसको अपना रेफरेंस में दिखाने की कोशिश करते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की बात की। कांग्रेस से पहले क्या होता था, मतलब अखबारों में ये न्यूज़ में रहता था, जिसके चक्कर में क्रिश्चियन मिशनरीज उस इम्पैक्ट पे काम नहीं कर पाए जिस इम्पैक्ट उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किया। समझ आ रहा है? क्या इसको आप सपोर्ट करेंगे जो उन्होंने किया? देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो काम किया उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। जब आपको क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट पढ़ाऊंगा ट्राइबल सोसाइटी पे तब समझाऊंगा। अभी आप एक तरीके से जज नहीं कर सकते पूरी तरीके से। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे, अगर क्रिश्चियनिटी एंटर नहीं करती नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स में, क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं आती, तो आज जो हम उनका लिटरेसी रेट 90% के ऊपर देख रहे हैं, क्या ये होता? क्वेश्चन मार्क। आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है जो चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया एजुकेशन में। इन सम ट्राइबल्स स्कूल डिस्टेंस इज मोर देन 5 से 8 किलोमीटर। दो द गवर्नमेंट प्रोविजन कितना है? सर्व शिक्षा अभियान और ये राइट टू एजुकेशन, 1 से आधे किलोमीटर के अंदर बच्चों के पास स्कूल हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज बहुत कम, छोटे छोटे आइसोलेटेड एरियाज में रहती है। अब वहाँ पे एक स्कूल खड़ा करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, गवर्नमेंटली फीजिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, 5 सोसाइटीज के बीच में एक जगह चुनते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो 5 सोसाइटी के बच्चे आए। इसमें क्या होता है कि वो जो स्कूल है वो कुछ सोसाइटी के नज़दीक हो जाता है, कुछ सोसाइटी से काफ़ी दूर हो जाता है। तो कुछ सोसाइटीज़ अपर हैंड पे रहती हैं, कुछ सोसाइटीज़ लोअर हैंड पे रहती हैं। तो कुछ सोसाइटीज़ के बच्चे 5 से 8 किलोमीटर तक पैदल चल के आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। ये इशू है। अब इससे क्या होता है, इससे उस सोसाइटी का लिटरेसी लेवल कम पड़ जाता है। ठीक है, जिस सोसाइटी से स्कूल की दूरी जितनी ज़्यादा दूरी होगी, बच्चे इतनी ज़्यादा लेस मोटिवेटेड फील करेंगे स्कूल जाने में। और जितना नज़दीक आप होगे उतना ही ज़्यादा टीचर्स जो हैं उस स्कूल के वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे बच्चों को स्कूल में लाने के लिए। ये काम टीचर्स का होता है, स्कूल टीचर्स का, कि जितना ज़्यादा बच्चा स्कूल में आए पढ़ने के लिए, उनको मोटिवेट करना है पेरेंट्स को। तो जितना ज़्यादा दूर सोसाइटी होगी तो उतना ही कम मोटिवेशन लेवल पेनिट्रेट करेगा सोसाइटी में मॉडर्न एजुकेशन को लेकर, जो टीचर प्रमोट करने की कोशिश करेगा। इस चक्कर में प्रभाव पड़ जाता है। इतना क्लियर हुआ? सो द पेरेंट डू नॉट इंटेंड टू सेंड दियर चिल्ड्रन फेवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, जितनी ज़्यादा दूरी होगी। और दूसरी बात है, ट्राइबल सोसाइटीज़ में डाइवर्स और खतरनाक जोग्राफी भी वो है। जैसे अपना नक्सलवाद जो इलाका है, नक्सलिज्म से जो प्रभावित होता है, उसमें रिस्क रहता है, तो पेरेंट्स ज़्यादा दूर तक अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं। और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में तो चलो अब एजुकेशन लेवल सही है, पेनिट्रेट कर गया है, ठीक है, खूब ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल्स हैं उनमें दिक्कत ये है कि जो स्कूल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है। और क्या दिक्कतें आती हैं? लैक ऑफ टॉयलेट प्रोविजन फैसिलिटी इन द स्कूल। तो मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स जो हैं उसमें केवल 1/3 ऐसे स्कूल हैं इनमें गर्ल्स का टॉयलेट नहीं है। ठीक है, 33% ऑफ द सेकेंडरी स्कूल डू नॉट हैव गर्ल्स टॉयलेट। इसका क्या मतलब है? जो बच्चे एनरोल करते हैं उसमें गर्ल्स की संख्या कम होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, ट्राइबल्स में जो परसेंटेज और बड़ा है, मतलब लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों तो बहुत दूर की बात। लैक ऑफ टॉयलेट प्रोविजन फैसिलिटी इन द स्कूल, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्टी टू गो टू द स्कूल। ठीक है, बहुत मुश्किल उनको फील होता है। समवेयर स्कूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो लैकिंग विच फर्दर डिस्करेजेस ट्राइबल एजुकेशन। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो ट्राइबल एजुकेशन जो है उस इसकी वजह से प्रभावित हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, व्हाट कैन बी डन? ठीक है, सिलेबस मस्ट बी इन ट्यून विद द नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ये तो बता चुका हूं मैं।
सिलेबस मस्ट बी रिलेटेड टू दियर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे सिलेबस को उनके कल्चर से जोड़िए। सो ट्राइबल्स में डेवलप इंटरेस्ट इन दियर कल्चर, ठीक है, उनकी सोशल लाइफ से जोड़िए, उनके इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ से जोड़िए। अब अगर आप उनकी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो कल्चरल वे ऑफ लाइफ है वहाँ पे जो इकोनॉमिक्स वो लोग अपनी लोकल लेवल पे खेलते हैं, ठीक है, वो समझाइए उनको मक्की की खेती के रेफरेंस में समझाइए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रोडक्शन से रिलेटेड समझाइए, उनकी जो छोटे ट्राइबल मार्केट्स हैं उसमें बार्टर सिस्टम के जरिए किस तरीके से चीज़ें प्रमोट होती हैं उस चीज़ को सिखाइए। अब वहाँ से आप चीज़ें बनाइए। पॉलिटिकल, उनके जो खुद का पॉलिटिकल सिस्टम है उससे आप उनको चीज़ें सिखाइए, ना कि आप उनको बड़े स्तर की चीज़ें सिखाएं। इतना क्लियर हुआ? अगर आप सिखा भी रहे हैं तो आप लिंक करिए, ठीक है, पहले आप उनका सिस्टम सिखाइए, फिर उनका सिस्टम सिखाइए, फिर आप उनको कंपैरेटिव स्टडी सिखाइए, लिंक करिए कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, लेट हिम थिंक व्हाट वेयर ही हैज टू गो, ठीक है, ये चक्कर है। अब इसमें मोटिवेशन चाहिए, इसमें विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, ठीक है, जो मिसिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स की वॉइस ही नहीं है, वॉइस नहीं है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ट्राइबल्स सबसे कम वोट देते हैं, पॉलिटिक्स जब इलेक्शंस होते हैं ना, बहुत कम लोग वोट करते हैं ट्राइबल्स, ठीक है। दे आर नॉट मोटिवेटेड, उनको नहीं पता कि क्या फायदा होने वाला है। मेक देम रियलाइज, ठीक है, यही तो काम है जो मॉडर्न एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूँ, पेरेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस में हम घुस रहे हैं और ज़्यादा हमने क्लियर कर दिया। टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन थ्रू ओपनिंग ऑफ फ्री रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल्स, ये सबसे बढ़िया मुझे लगा। आप क्या करिए, फ्री रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल खोल दीजिए, एकलव्य जैसे है उस तरीके से आप खोल दीजिए। एकलव्य स्कूल्स एंड ट्राइबल स्कूल, एकलव्य स्कूल्स ट्राइबल एरियाज में एकलव्य स्कूल खोलिए। इन द स्कूल्स दे आर प्रोवाइडेड विद फ्री लॉजिंग, फूड, ड्रेस, सब उनको फ्री प्रोवाइड करिए। अब आगे क्या, ट्राइबल स्टूडेंट शुड ऑल्सो भी प्रोवाइडेड विद इंसेंटिव्स, वजीफा दीजिए, जैसे आज मॉडर्न सोसाइटीज में भी है, कई सारे स्कूल्स में आप वजीफा प्रोवाइड करते हैं बच्चों के एनरोलमेंट को रिटेन रखने के लिए, सो दैट पेरेंट्स आर मोटिवेटेड टू सेंड देयर वर्ड, अपने बच्चों को वो भेजें, वजीफा ही मिलता है ना। देखो अगर आपने इकोनॉमिक इंसेंटिव जोड़ दिया ना तो भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भेजते हैं, ये देखा गया, ये स्टडी है, ठीक है। ये आप पढ़ते हैं ना, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाली स्टडी अभिजीत बनर्जी वाली, ये वही चीज़ है। आप वजीफा दीजिए बच्चों को, ठीक है, तब पेरेंट्स मोटिवेटेड फील करेंगे। टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आप दूर कर सकते हैं, अब सुनिए ध्यान से। इंस्टेड ऑफ नॉन ट्राइबल टीचर, लोकल ट्राइबल टीचर शुड बी गिवन प्रायोरिटी, जैसे मैंने बताया, एट द प्राइमरी एंड द मिडिल स्कूल लेवल। क्यों? प्राइमरी और मिडिल स्कूल पे हम लोग भी ये प्रमोट करने की कोशिश करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा मदर टंग में लैंग्वेज में आप बच्चों को सिखाइए, ठीक है। एब्सेंटिज्म ऑफ टीचर इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब देखो क्या है, ट्राइबल इलाकों में स्कूल है, बिल्कुल जंगलों में अंदर जाके, कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करता, इवन लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका कोई बंदा जाता ही नहीं है वहाँ पे चेक करने के लिए भी, बहुत कम इंस्पेक्शन होते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन होते भी हैं तो टीचर को क्या कर सकता है, बहुत समझ रहे हो ना, मतलब कोई जाना ही नहीं चाहता इस जगह पे काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग और कुछ है नहीं, ना दुकानें हैं ना कुछ है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट कोई काम करना चाहता नहीं है, तो क्या करते हैं वो दूर रहते हैं, ठीक है, बहुत कम जाते हैं जो टीचर्स हैं। 30 डेज अगर स्कूल है तो 4 या 5 दिन जाके काम कराते हैं, क्योंकि बच्चों में मोटिवेशन नहीं है। बच्चों में मोटिवेशन जगाना है तो स्कूल में टीचर्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये जो विल पावर है नहीं। अब जब तक ये विल पावर नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा, ये सब होता है, ये मोड ऑफ सेंसिटिविटी आपको लानी पड़ेगी टीचर्स में, और इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलता है कि एक 3 महीने या 6 महीने का प्रोग्राम दीजिए जिसमें टीचर्स को सेंसिटाइज करिए इनके कल्चर से रिलेटेड, इनके इश्यूज से रिलेटेड। आपको पता है अगर आपने एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो उस कल्चर की जो सोसाइटी है उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एब्सेंटिज्म ऑफ अ टीचर इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, दिस फर्दर इंक्रीजेस द ड्रॉप आउट एट ट्राइबल स्कूल। जब टीचर ही नहीं आएगा तो बच्चा क्यों जाएगा पढ़ने, ये रीजन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एवरी ट्राइबल विलेज शुड बी प्रोवाइडेड विद अ प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर। जितना भी ट्राइबल विलेज है उसमें आपको क्या करना है, प्राइमरी स्कूल खींचो 1 किलोमीटर के अंदर। ये तो सरकार का वो भी है, रिकमेंडेशन भी और कंडीशन भी है, सर्व शिक्षा अभियान और अपना राइट टू एजुकेशन के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर आप स्कूल खड़ा करिए, ठीक है। इसमें आप मनरेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आया था 2015 में, उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिस्कस द सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट फॉर लो लिटरेसी रेट इन ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल्स एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज है, उसमें लो लिटरेसी रेट का क्या कंस्ट्रेंट है, सोशल इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट क्यों है, ट्राइबल एरियाज में लो लिटरेसी रेट होता क्यों है। सब कर लेंगे, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे। चलो मैं आपको आंसर पढ़ के सुनाता हूँ, आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सुनो ध्यान से। एट सोशल लेवल, एट कल्चरल लेवल, एट इकोनॉमिक लेवल, एट साइकोलॉजिकल लेवल, 4 स्तर पे आपको आंसर करना है। तो पहले सोशल लेवल पे बात करता हूँ, लो लिटरेसी क्यों है। देयर इज अ डिफरेंस इन द सोशो कल्चरल सेटअप ऑफ ट्राइबल होम एंड स्कूल। कोई दिक्कत, ट्राइबल होम और स्कूल के सोशो कल्चरल सेटअप में डिफरेंस है। आर ट्राइबल चाइल्ड
ऑब्जर्व्स इन हिज होम दैट एवरी वर्क इज परफॉर्म विद कोऑपरेशन अमंग फैमिली मेंबर्स। अपने घर में जब बच्चा होता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि सारा काम कोऑपरेशन से हो रहा है, फैमिली मेंबर से कोऑपरेशन से हो रहा है। वेयर एज होम एनवायरमेंट इज मार्क्ड बाय कोऑपरेशन एंड कलेक्टिविज्म, ठीक है। स्कूल एनवायरमेंट इज मार्क्ड बाय कॉम्पिटिशन और इंडिविजुअलिज्म। ये डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, जो अमेरिकन सोसाइटीज हैं उसमें बच्चे जो हैं डुअल स्प्लिट पर्सनैलिटी में कैसे जाते हैं। घर में तो जिनके पेरेंट्स जो हैं इंडिया में सोशलाइज हुए हैं, तो घर में जब वही पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को पालते हैं अमेरिकन सोसाइटीज में, तो घर में जो बच्चा है वो इंडियन वे ऑफ सोशलाइजेशन से गुजरता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो अमेरिकन वे ऑफ सोशलाइजेशन से गुजरता है। तो दो तरह के वैल्यू सिस्टम एक बच्चे में जनरेट होते हैं, तो डुअल पर्सनैलिटी डिपिक्ट होता है। उसका माइंड काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है उसका एक तरीके से, कि किस चीज को फॉलो करना है, किस चीज को फॉलो नहीं करना है। अगर अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को पकड़ते तो घर में पिटता है, और इंडियन वे ऑफ लाइफ को पकड़ता है तो स्कूल में बुली करा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यही है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है घर की जिंदगी और स्कूल की जिंदगी, घर की जिंदगी कोऑपरेशन कलेक्टिविज्म की होती है, स्कूल की जिंदगी कैसी होती है, कंपटीशन की है, इंडिविजुअलिज्म की है। तो इसमें वो फंस जाता है। तो डुअल वैल्यू सिस्टम जनरेट हो रहा है बच्चे में, तो स्प्लिट पर्सनैलिटी का होना बहुत जरूरी है। क्लैश इन वैल्यू सिस्टम होगा। सो ट्राइबल चिल्ड्रन फील अ डिस्कनेक्ट बिटवीन स्कूल एंड होम एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, हाई सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड नो केयरिंग एटीट्यूड अमंग द टीचर्स। टीचर्स में कोई केयरिंग एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को सेंसिटाइज नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो जाएगा। जनरली ट्राइबल चिल्ड्रन सफर अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन फ्रॉम स्कूल रिजल्टिंग इन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, ड्रॉप आउट्स एंड लो लिटरेसी रेट। ये आपको समझ में आया? ये कल्चरल लेवल पे किस तरह से सेटअप है, आपको कंपैरिजन कर देना है स्कूल में और घर में, घर और स्कूल। कल्चरल लेवल पे ट्राइबल कल्चर्स, हीरोज, डाइटीज, फेस्टिवल्स आर नॉट गिवन ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द सिलेबस फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रन। ये तो बता चुका हूँ। इन झारखंड एरिया बिरसा मुंडा एंड अदर कल्चरल हीरो जैसे तिलका मांझी है, अ सेक्टर शुड बी गिवन मोर इंटरेस्ट इन द सिलेबस सो दैट द ट्राइबल चिल्ड्रन ऑफ झारखंड डेवलप इंटरेस्ट इन दियर कल्चर। कोई दिक्कत? सेकेंडली, वैकेशन इन स्कूल शुड बी अरेंज्ड एज पर ट्राइबल फेस्टिवल एंड दियर नीड्स, बट nowadays vacation is not arranged as per tribal needs। बंदना फेस्टिवल में छुट्टी दोनों ने। ट्राइबल चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल ड्यूरिंग दियर फेस्टिवल विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ लो लिटरेसी रेट। अब बंदना फेस्टिवल जो है 15 दिन का चल रहा है, तो 15 दिन तक वो नहीं जाएगा स्कूल, कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आप उनके भाई फाइनल एग्जाम्स भी डाल दो ना, उसमें वो नहीं जाएगा। इकोनॉमिक लेवल पे पॉवर्टी एंड लो इकोनॉमिक लेवल, देखो जब परिवार गरीब होता है ना, तो वो चाहता है कि उसके बच्चे हेल्पिंग हैंड बने, तो इस चक्कर में भी लिटरेसी रेट गिरता है। ये तो बता चुका हूं। सुनो, पॉवर्टी एंड लो मोटिवेशन अमंग द ट्राइबल पेरेंट्स इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ लो लिटरेसी। पुअर ट्राइबल पेरेंट्स कैन नॉट वेट फॉर द लॉन्ग डिलेड बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो वेट नहीं कर सकते हैं कि कब तक उनको बेनिफिट मिलेगा। इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग दियर चिल्ड्रन इन स्कूल कॉलेज फॉर एटलीस्ट 15 से 20 साल तक, दे प्रेफर इमीडिएट बेनिफिट एंड एनकरेज दियर चिल्ड्रन इन एग्रीकल्चर और अदर एलीट एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग कैटल्स। कैटल्स को ग्रेजिंग कैटल में लगा देंगे, जा भाई अपनी गाय चरा, भैंस चरा, ठीक है, सुअरों को पाल, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में लगा देंगे, या फिर दूध मतलब डेयरी एक्टिविटी में लगा देंगे, ठीक है, या फिर खेती बाड़ी में लगा देंगे, ठीक है, या फिर माइग्रेट करेंगे तो अपने साथ काम कराने के लिए ले जाएंगे। ये सब चक्कर है। क्लियर हो गया? अब साइकोलॉजिकल लेवल पे देखो, ये मैं साइकोलॉजिकल लेवल बता चुका हूं, ध्यान से सुनना। लो मोटिवेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रोल मॉडल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रोल मॉडल नहीं है, अब उनके समाज से कोई इतना पढ़ लिख के बना ही नहीं है, रोल मॉडल ही नहीं है, तो वो मोटिवेट कैसे होंगे? हम आप कैसे मोटिवेट होते हैं? जब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 को देखते हैं, ठीक है, तभी तो हम मोटिवेट होते हैं। अक्षर जैन को देखते हैं तब फिर हम मोटिवेटेड फील करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में अच्छा नंबर लाया था, लक्ष्मी को देखते हैं 362 नंबर बोला, इसलिए हम ज्यादा पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी, हमारा भी आएगा किसी दिन, ये चक्कर है। ठीक है, अब इन ट्राइबल लर्निंग इज लाइफ, उनके लिए याद करना जिंदगी है, एंड इट इज मोर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ट्राइबल जो है अपनी जिंदगी से सीखता है, ठीक है, किताबों से नहीं, ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखता है। अब क्या है, उसको किताबों से सिखाया जा रहा है। अब किताबों का एनवायरनमेंट से वो ज्यादा वर्स हो नहीं पाता है। ठीक है, अब ये क्यों है? देखो, ये इसीलिए है क्योंकि उनका जो ट्राइबल का जो सिलेबस है वो उनके कल्चर से अलूफ है। आप मॉडर्न सोसाइटी की मॉडर्न एजुकेशन क्यों ले पाते हैं? क्योंकि आप उस मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं। अब ट्राइबल सोसाइटी का ट्राइबल एनवायरनमेंट, उनके कल्चर एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। आप अपनी मॉडर्न सोसाइटी के एजुकेशन में आराम से पढ़ पा रहे हैं, तो आप इस रेफरेंस को उस रेफरेंस में क्यों देखते हैं? ठीक है, अगर आपको उनको पढ़ाना है तो अपने मॉडर्न एजुकेशन के रेफरेंस को वहां शिफ्ट करिए ना।
ठीक है, उनके कल्चर्स को उस एजुकेशन रेफरेंस में लेके आइए ना, तभी तो मोटिवेशन आएगा। आपका मोटिवेशन क्यों आ रहा है? अगर मैं आपको उनका ट्राइबल रेफरेंस में लाके समझाऊं चीजों को, कलेक्टिविज्म, कोऑपरेशन, उनके एनवायरमेंट के रिलेटेड और उनके वैल्यू सिस्टम को आपके अंदर जनरेट कराऊं, तो आप भी डीमोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, आप अगर आपके लिए कॉम्पिटिशन मैटर ही नहीं करे, ठीक है, रैंक 1 2 3 कोई मैटर नहीं करे, कोई परसेंटेज आपको मैटर नहीं करे, आप पढ़ेंगे क्या? आपके अंदर आपको एग्जाम ही नहीं कराया जाए, पढ़ेंगे क्या? यही चक्कर है। कंपटीशन में तो मॉडर्न एजुकेशन में बच्चा पढ़ रहा है, मैक्सिमम बच्चा सब मार्क्स के पीछे भाग रहा है। ये चीज ट्राइबल सोसाइटीज में नहीं है। रुकना पड़ेगा, मुझे लग रहा है गला खराब हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइबल लर्निंग इज लाइफ, ये हो गया। चिल्ड्रन ऑब्जर्व अदर डांस एंड लर्न इट, वेयर इन ट्राइबल देयर इज नो डांस। ट्राइबल में किसी प्रकार का डांस नहीं होता है। तो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। देयर इज नो डांस एंड हंटिंग इन स्कूल। ठीक है, एजुकेशन में ना तो कोई डांस होता है ना तो हंटिंग होती है। यूथ डॉर्मेट्री में डांस था, हंटिंग था, हाँ था। चिल्ड्रन ऑब्जर्व अदर डांसिंग एंड वन डे अदर डांसिंग, और दूसरी डांसिंग को चिल्ड्रन जो ऑब्जर्व करता है, एंड वन डे दे पार्टिसिपेट एंड बिगिंस टू डांस। ठीक है, दो यूथ डॉर्मेट्री में क्या था, ऑब्जर्व करके अपने सीनियर को ऑब्जर्व करके तो डांस करते थे वो लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये डांसिंग स्टेप्स वगैरह सिखाई नहीं जाते इनको स्कूल में। इनके लिए पॉप म्यूजिक वगैरह ये सब चीज़ें, आप जाएंगे ना काफ़ी जितने भी देखेंगे, ठीक है, मॉडर्न स्कूल जो खुले गए हैं जिसमें ट्राइबल बच्चे पढ़ रहे हैं खूब सारे, तो वहाँ पे अलग तरह कल्चर्स उन्हें सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अलूफ हैं। अगर उनके कल्चर्स में उनको डांस करवाया जाए, ठीक है, वो ज़्यादा उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, लाइकवाइज दे ऑब्जर्व अदर हंटिंग स्किल्स एंड वन डे दे पार्टिसिपेट इन हंटिंग। वो देख कर सीखते हैं, डांस देख कर सीखते हैं, हंटिंग देख कर सीखते हैं। ठीक है, सो लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग द रोल मॉडल इज अ मेथड ऑफ, रोल मॉडल किसमें, जो डांस कर रहा है, जो हंट कर रहा है अच्छे तरीके से, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। इज अ मेथड ऑफ लर्निंग फॉर ट्राइबल एजुकेशन। ट्राइबल चिल्ड्रंस के लिए ऑब्जर्व करके लर्न करना एक मेथड है। तो अगर आप उनको सिखा रहे हैं ना कुछ, तो ऑब्जर्वेशन मेथड से ज्यादा सिखाइए। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी स्कूल्स लैक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मॉडर्न सोसाइटी में केवल किताबें पढ़ पढ़ के बच्चा ऑब्जर्व करता है। अगर उसके दिमाग में सोचने की क्षमता है तब उसकी ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग होगी, पर ये बहुत कम है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ही लूजेस इंटरेस्ट इन स्कूल एजुकेशन, स्कूल लर्निंग एंड ड्रॉप आउट इंक्रीजेस एंड लो लिटरेसी रेट इन द ट्राइबल्स, जिससे ट्राइबल्स में लो लिटरेसी रेट है। तो साइकोलॉजिकल लेवल में क्या है, लर्निंग में ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, और लेस मोटिवेटेड फील करता है। फिर मैंने आपको इकोनॉमिक लेवल पे सिखाया कि परिवार जो है वो गरीब है, इसलिए अपने बच्चों को अपने साथ काम कराने के लिए वो प्रेरित करता है। कल्चरल लेवल पे उनके कल्चरल एलिमेंट्स मॉडर्न एजुकेशन में इंटीग्रेटेड नहीं है। सोशल लेवल पे वो जो मैंने कंपैरेटिव स्टडी सिखाई, घर के वैल्यू सिस्टम और स्कूल के वैल्यू सिस्टम काफ़ी डिफर कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन रिलेटेड काफ़ी दिक्कत थी। यूथ डॉर्मेट्री से हमने एजुकेशन के अंदर एंट्री करी थी। यहाँ तो कोई दिक्कत हुई बताइए? ठीक है, चलिए इसको यहीं रोकते हैं, गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। ठीक है, फिर आपको अगली वीडियो देंगे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आप वीडियो को देखेंगे तो आंसर जब आप लिखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे कुछ हद तक। स्टेट पीसीएस में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में थोड़ा और इंटीग्रेटेड वे में हमें काम करना पड़ेगा। जब हम यूपीएससी के लेक्चर्स लेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यूथ डॉर्मेट्री 2 से ढाई घंटे में निपटेगा। ठीक है, अब इसका ये मत समझना कि यूथ डॉर्मेट्री तो इतना कुछ छोटा सा कुछ नहीं। मैं यूथ डॉर्मेट्री का हर एक डायमेंशन खोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपने अगर मैं भी भारत देखा है तो ठीक है, मैं भी भारत की पूरी सीरीज आएगी, ठीक है, जिसको मैं खुद लूँगा। उस पर एक बुक भी छपने वाली है क्योंकि कंटेंट पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, हम लोग मैं भी भारत की और खाका रिकमेंडेशन की एक किताब छाप रहे हैं। ठीक है, अब वो मार्केट में लगभग 3 या 4 महीने में आएगी। ठीक है, और वो काफ़ी एग्जॉस्टिवली लिखी गई है। ठीक है, आपने देखा होगा जो कोया का मैंने एलिमेंट मैंने लीक किया, मैं लीक करना नहीं चाहता था, पर मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस वे में सोचने की कोशिश करिए। ठीक है, एक एक लाइन हम लोग मतलब खुद लिखते हैं। ठीक है, हम लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो डेली आंसर राइटिंग की जो टेस्ट सीरीज है, हम लोग ना तो इनसे उठा रहे हैं सामान को, मतलब अपना भाषणी किताब से कट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक एक चीज़ हम लोग खुद लिख रहे हैं। भले 50 रिसर्च पेपर पीछे पढ़ने जरूर पड़ जा रहे हैं, ठीक है, पर जो हम लिख रहे हैं केवल बहुत सॉलिड पॉइंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग जितने जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? अगर आपको कोई दिक्कत है सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी डाउट कहीं पे भी पूरे सब्जेक्ट में A to Z, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी तक की मैं बात कर रहा हूँ, आप सीधे मुझे मेल कर दीजिए। अगर आपका डाउट छोटा होगा तो मैं वहीं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपका डाउट लगभग ऐसा होगा कि लोगों के साथ शेयर करने वाला है तो मैं वीडियो बना के उसको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा भरोसा करना सीखिए। अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि किस लेवल का काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
चलिए, थैंक यू।